तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो फिर मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मेगा मैराथन की ये सीरीज, जिसमें हम आज ये है हमारा डे 4 और डे 4 में हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, आज की क्लास में मैं ये पूरा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने बहुत सारे इसमें समरी टेबल्स भी एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं, तो मैं वो ज़्यादा नहीं कराऊंगी, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। पर हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं बताऊं तो डिजिटल फुटप्रिंट्स पढ़ेंगे, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन पढ़ेंगे, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी और सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट्स ये पढ़ेंगे, ई वेस्ट पढ़ेंगे और इंडियन आईसीटी एक्ट जो है ना ये पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये जो है ये पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आपने सिलेबस देखा होगा ना, तो जितना सिलेबस आपको कंप्यूटर नेटवर्क का दिखा है ना, उतना ही ब्रॉड सिलेबस आपको इसमें सोसाइटी लॉ और एथिक्स का लगेगा। तो टाइम तो लगेगा इसमें आपको, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ कि मैंने मैराथन की सीरीज में डे 1 में कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है, डे 2 में मैंने डीबीएमएस का पार्ट 1 और 3 में पार्ट 2, इस तरह से 2 पार्ट में पूरा डीबीएमएस कंप्लीट किया है। तो आप उन सीरीज को भी जाकर जरूर देखिए। इसके बाद में आपको ना, जैसे ये हमारे सीरीज खत्म हो जाते हैं, इनके साथ साथ में मैं फिर ना केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस और समरी टेबल, बस इसके फिर अलग अलग सीरीज लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें केवल पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज टॉपिक एमसीक्यूज रहेंगे और उससे रिलेटेड समरी टेबल्स रहेंगे। ठीक है, आप उसको एग्जाम के पहले देख कर जाइए, लेकिन उससे पहले आप मेरी ये जो क्लासेस है ना 9 अलग अलग दिनों वाली, ये पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये समरी टेबल वाला क्लास देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो हम समझते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट है क्या। ठीक है, तो डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि जब भी हम स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करके इंटरनेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट विजिट करते हैं, कुछ चीजें उसमें, तो हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को दर्शाने वाला एक डेटा ट्रेल पीछे छोड़ देते हैं। मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट में जुड़ के, मतलब इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी आप डेटा देखते हैं, डेटा सर्फ करते हैं या शेयर करते हैं या अपलोड करते हैं इंटरनेट में, है ना, तो आप कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेल जो है, डेटा का ट्रेल या फिर कुछ चीजें आप छोड़ देते हैं। मतलब कि आपने क्या देखा, क्या अपलोड किया है, ये सब चीजें, कुछ जानकारी आप छोड़ देते हैं, है ना, ऑनलाइन एक्टिविटीज को करते टाइम। तो इसी डेटा ट्रेल को ही हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो इनमें से क्या हो सकते हैं, वो वेबसाइट शामिल होते हैं जिनमें हम विजिट कर रहे हैं, भेजे गए ईमेल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सबमिशन जो आप करते हो, फॉर्म्स वगैरह, आप गूगल फॉर्म समथिंग ऐसा कुछ डालते हो, है ना, तो उससे तो होता ही है वो, उसमें तो डिजिटल फुटप्रिंट दिखते ही हैं। लेकिन कई बार आप केवल वेबसाइट्स वगैरह देख लेते हैं या फिर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फिर आपको उसी ऑर्डर के सजेशन आने लगते हैं। कैसे आ गया दोस्तों? क्योंकि आपने डेटा ट्रेल पीछे छोड़ दिया है, कुछ चीजें आपने छोड़ दी है कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको फूड वाले वीडियोस देखना पसंद है या फिर आपको शॉपिंग वाले वीडियोस देखना पसंद है, ये सब चीजें आप पीछे छोड़ देते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, डेटा ट्रेल। ठीक, तो अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार के होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो पहला होता है एक्टिव। एक्टिव मतलब कि आपने खुद से वो जानबूझकर किया है। ठीक है, जैसे इसमें वह डेटा शामिल होता है जिसे यूजर इंटेंशनली ऑनलाइन सबमिट करता है, जो आप अपना इंफॉर्मेशन सच में देते हैं। जैसे आप जब भी आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो आप एक फॉर्म सबमिट करते हैं ना, या गूगल फॉर्म सबमिट करते हैं, या फिर इस तरह से आप जब देते हैं, या कुकीज वगैरह को आप अलाउ कर देते हैं, या पॉपअप बॉक्स आता है, उस पॉपअप बॉक्स को अलाउ कर देते हैं आप, तो उन सब के कारण जो है आप कुछ डेटा छोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी जानकारी, अपने से रिलेटेड कुछ डेटा छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंशनली छोड़ना, है ना। इससे हमारे द्वारा लिखे गए ईमेल्स भी शामिल होते हैं। जैसे विभिन्न वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स पर हमारे रिस्पॉन्सेस या पोस्ट, ये सभी जो है इसी श्रेणी में। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम में अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, है ना, तो क्या है, इंस्टाग्राम में आपने कुछ अपने डेटा शेयर किया है, जो कि आप जानबूझकर किया है, इंटेंशनली किया है ना। और यही बोले सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स या फिर अपने थॉट्स वगैरह अगर आप शेयर करें, तो ये जो है ना एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है। ये आपको पता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन पेसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स ये होते हैं कि वह डिजिटल डेटा ट्रेल जिसमें हम अनजाने में, अनइंटेंशनली ऑनलाइन कुछ डेटा छोड़ देते हैं। इसमें किसी वेबसाइट को विजिट करने या इंटरनेट ब्राउज करने के दौरान उत्पन्न हुआ डेटा शामिल है। आप चाहते नहीं है कि आपकी जानकारी किसी को मिले इंटरनेट में जब आप सर्फ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप विजिट करते हैं कुछ वेबसाइट्स में या फिर कुछ ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम में वो चीजें जो है वो सेव हो जाती है, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी जो है वो सबमिट हो जाती है। ठीक है, जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे होंगे, जिस भी एप्लीकेशन में आप इंटरनेट चला रहे होंगे, उस एप्लीकेशन में वो चीजें, उस एप्लीकेशन के सर्वर में वो चीजें वो जाके अपने आप सेव हो जाती है, आप नहीं चाहते फिर भी। ठीक है, ये होता है पैसिव डिजिटल
फुटप्रिंट्स। और क्या होता है, डिवाइसेस का आईपी एड्रेस आ जाता है, उसमें लोकेशन अपने आप आ जाएगा, डिवाइस की स्पेसिफिक जो भी डिटेल्स हैं वो सभी जो है वो पैसिव फुटप्रिंट के रूप में वहां पर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल ऐप का उपयोग करने मात्र से भी यह डेटा ट्रेल जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर इसके डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। मैंने समरी टेबल सभी में ऐड किए हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा स्टॉप करके देख लेना। ठीक, तो टेक्निकल फैक्ट्स अगर मैं यहाँ पर कुछ बताऊं तो सबसे पहले तो होता है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। हमारे द्वारा जो भी आप ट्रेल छोड़े, डेटा ट्रेल, उसका उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा सकता है। जैसे कि वही मैं आपको बता रही, आप शॉपिंग करने लगे, आपको शूज पसंद आ गया, आप शूज बार बार देख रहे हैं ओपन कर करके वेबसाइट में, तो आप दूसरे वेबसाइट में देखेंगे आपको पूरे शूज के ही एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। तो इस तरह से यूज होता है। स्टोरेज, अधिकांश डिजिटल फुटप्रिंट उन सर्वर्स में स्टोर होते हैं जहाँ एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं। जहां पर वो एप्लीकेशन चल रहा है उसी सर्वर में जाकर ज्यादातर आपकी डेटा ट्रेल्स सेव हुए रहते हैं। और नो परमानेंट डिलीशन, इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने के बाद उसे आप परमानेंटली डिलीट तो कर ही नहीं सकते, ये संभव नहीं है। तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट का ये हिस्सा बन जाता है जो भी आप इंटरनेट के थ्रू अपलोड किए हो या पोस्ट किए हो। ठीक, ट्रेसिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स का उपयोग करके किसी यूजर की लोकेशन को, डिवाइसेस को या डिटेल जो है उन सबको ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ काम हो सकते हैं, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट के कारण ये चीजें हो पाती हैं। ठीक, आप कई चीजें अपने एग्जाम्पल में मतलब अपने रियल लाइफ में देखते भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर वही क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि डिजिटल फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं और इसके सिग्निफिकेंस को बताइए, इसके महत्व को समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए। डिजिटल फुटप्रिंट जो है इंटरनेट पर छोड़ी गई गतिविधियां, ऑनलाइन एक्टिविटी का एक डेटा ट्रेल होता है। इस तरह का कीवर्ड आप जरूर यूज करिए, ये एनसीईआरटी के कीवर्ड है, मैंने ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी की बुक से उठाया है। ठीक है, यह हमारी जानकारी के साथ या उसके बिना बनाया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो डेटा ट्रेल आप बनाए हो आपकी जानकारी का ही हो। हमने अभी पढ़ा ना, पेसिव तरह के भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। तो क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं, तो पहला तो प्रकार दो होता है, एक्टिव और पेसिव। और परमानेंस की अगर बात करें तो एक बार डेटा ट्रेल बन गया ना तो वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। इसका इफेक्ट देखें तो इसका उपयोग टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है या फिर इसका मिसयूज भी हो जाता है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करके आपराधिक गतिविधि, साइबर बुलिंग जैसे चीजें भी हो सकती है ना। तो कंक्लूजन यही है कि चूंकि इंटरनेट पर हमारे फुटप्रिंट स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, इसलिए ऑनलाइन रहते हुए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें क्या साझा करना है, किसके बारे में जागरूक रहना ही चाहिए। ठीक है, कि किन चीजों को आप शेयर कर रहे हैं, आप उसके बारे में अवेयर रहिए। ठीक, चलो अब यहाँ पर कुछ मैंने एमसीक्यूज रखे हैं, एक दो एमसीक्यूज मैं कराती हूँ, बाकी स्टॉप करके आप ये चीजें कर लेना क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, जब भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हमारे द्वारा छोड़े गए डेटा ट्रेल को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। दूसरा बोल रहे हैं यदि कोई यूजर इंटेंशनली सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर रहे हैं तो वो तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। ठीक, आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी ये आपने नहीं दी, लेकिन वो मिल जाता है, जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं उसके सर्वर में वो चीजें क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो ये जो है ये क्या, पेसिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन ट्रू है ये बताना है। तो इन्हें इंटरनेट से पूरी तरह से मिटाया जा सकता है क्या, नहीं, ये तो फॉल्स है। ये केवल तब तक बनते हैं जब तक कि हमारे ईमेल भेजते, केवल बोला है, नहीं केवल ईमेल के कारण नहीं, तो ये भी फॉल्स है। एक बार जनरेट होने के बाद इन्हें परमानेंट रूप से हटाना संभव नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बन रहा है, बोल रहे हैं दोस्तों। एक बार अगर आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन गया तो वो हटाना उसको संभव नहीं होता है। ठीक है, और यही जो है ये डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इनका उपयोग केवल यूजर की सुविधा के लिए किया जाता है। यूजर की सुविधा के लिए, केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है क्या, नहीं, कई बार मिसयूज भी हो जाता है भाई डिजिटल फुटप्रिंट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं जैसे डिजिटल फुटप्रिंट का डेटा मुख्य रूप से कहाँ पर स्टोर होता है, तो जिस भी एप्लीकेशन को आप चला रहे हैं तो उसका वो जहां पर भी सर्वर, जिस सर्वर में वो होस्ट हो रहा होगा एप्लीकेशन, वहां पर रहता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है उन सर्वर में जहाँ एप्लीकेशन होस्टेड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था नेटिजन क्या होता है और डिजिटल सोसाइटी क्या होता है, इसके बारे में। तो चूंकि हमारा जो समाज है वो तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर झुक रहा है, मतलब हम बहुत ज्यादा डिजिटली हो रहे हैं, है ना। इवन दो जब तो हमारे दादा दादी नानी नाना भी अब फोन चलाने लगे, स्मार्टफोन का यूज करने लगे, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, माता जी का भजन देखते हैं, है ना, लेकिन डिजिटली वो भी क्या आ गए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, डिजिटल हो गए। इसलिए हम अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन, ऑनलाइन मैनेज करते हैं इन सभी चीजें की। अगर आपको कुछ पेमेंट ट्रांजेक्शन करना है तो आप यूपीआई का यूज करते हैं, इंटरनेट का। शॉपिंग करना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पढ़ना है कुछ तो जैसे अभी यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं चीजें, है ना। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है इन सभी के क्षेत्रों में डिजिटल टेक्निक के
टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग को ही हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सोसाइटी। मतलब जो हमारा समाज है वो डिजिटल होता जा रहा है, उसी चीज को हम डिजिटल सोसाइटी बोलते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपने छोटे मोटे कामों को और बड़े बड़े कामों को करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से अपनी चीजों को कंप्लीट कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, डिजिटल सोसाइटी। तो नेटिजन कौन है भाई? तो जो कोई भी इंटरनेट के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है वह डिजिटल सिटीजन या नेटिजन है। नेटिजन मतलब जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ के डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है वो सभी क्या है, नेटिजन। हम और आप, हमारे दादी दादा नानी नाना सभी कौन है, नेटिजन है दोस्तों। एक जिम्मेदार नेटिजन वह है जो तकनीक का सेफ, एथिकल और लीगल प्रयोग करता है। ठीक है, तो अच्छा नेटिजन हमको बनना है। ठीक, तो एटिकेट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या शिष्टाचार, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप क्या करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। तो एक जिम्मेदार नेटिजन को 3 प्रकार के एटिकेट्स का पालन करना ही चाहिए। पहला तो नेट एटिकेट्स होता है, दूसरा होता है कम्युनिकेशन एटिकेट्स और तीसरा होता है सोशल मीडिया एटिकेट्स। ये चीजें आपको ना मतलब सिखाने वाली चीजें भी हैं, है ना। एनसीईआरटी की बुक में आप ज्यादातर चीजें होंगे देखे होंगे जो क्या होता है, सिखाने वाले होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा उनका यूजेस होता है। ठीक है, तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पर्पज से भी है, क्योंकि हमको एग्जाम का भी सोचना है, मेनली एग्जाम का ही सोचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेटिजन क्या है और नेटिजन के लिए जो एटिकेट्स हम फॉलो करते हैं वो कौन कौन से एटिकेट्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें से कोई एक इंडिविजुअल पूछ सकता है कि नेट एटिकेट्स क्या होता है, या कम्युनिकेशन एटिकेट्स के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नेट एटिकेट्स, इंटरनेट सर्फ करते समय एक व्यक्ति को एथिकल, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। जब भी आप नेट का यूज कर रहे हैं तब तो सबसे पहले वही है कि बी एथिकल, आप हमेशा एथिकल ही रहे। नो कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर देख लो, नो कॉपीराइट वायलेशन, हमें किसी भी क्रिएटर या ऑनर की परमिशन के बिना उनके मटेरियल्स को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इमेज या फाइल्स डाउनलोड करते समय हमेशा ध्यान रखें कि वो जो मटेरियल है वो कॉपीराइटेड तो नहीं है। ठीक है, शेयर द एक्सपर्टीज, इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज साझा करना बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि जानकारी हमेशा वैलिड हो और अनअम्बिगियस हो। किसी ने कर दिया आप उसको एज इट इज करते रहे। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देख रही थी कि हिमांशी मैडम जो है ना, हिमांशी मैडम, तो वो पढ़ाती है क्या, सीटेट। ठीक, अब सीटेट का वो बहुत बड़ा बड़ा मैराथन लगाती है जो कि बहुत अच्छे रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं खुद उनके सीटेट के मैराथन पढ़ के ही सीटेट मेरा निकल गया। ठीक है, तो आप सीटेट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि उनका जो वीडियो रहता है ना, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो, तो मैंने देखा कि कोई एक स्टूडेंट था जो उनका फॉलोवर ही था, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो उसको एज इट इज लगा दिया था और बोला था दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो इस तरह से काम हमको नहीं करना चाहिए, अनअम्बिगियस डेटा नहीं डालना चाहिए, किसी की जानकारी को उससे बिना पूछे, बिना उसकी अनुमति के इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और पूरे 1.5-3 घंटे का कुछ वीडियो था दोस्तों, है ना। तो अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी साझा करने से पहले यह जांच ले कि वह जानकारी पहले से ही इंटरनेट पर उपलब्ध तो नहीं है, वही बोल रहे हैं। ठीक है, जो चीजें इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध है एज इट इज आप उन चीजों को शेयर ना करें। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल मतलब क्या बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, तो अन्य डिजिटल सिटीजन की प्राइवेसी का सम्मान करें, एक दूसरे की कंसेंट के बिना किसी की निजी फुटेज या डॉक्यूमेंट साझा ना करें। अब आप दोस्त 3-4 मिलके चले गए पिकनिक में, अब एक जो है वो सोशल मीडिया में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, उसको पसंद नहीं है सोशलाइज होना, लेकिन आप अपने चक्कर में उसका भी फोटो इंटरनेट पर डाल दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की सहमति पहले ले लो कि क्या वो फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती, कुछ डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हैं, नहीं चाहते। ठीक है, और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, सार्वजनिक जैसे पब्लिक फोरम पर कोई भी विविधता, चाहे वो सांस्कृतिक अनुभव या ज्ञान के संदर्भ में, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एज ए टीचर तो आपको ये पता ही रहना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई है ना। तो सभी धर्मों का पालन करें, पालन करें मतलब फॉलो करना जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट हम सम्मान तो सभी का कर सकते हैं, जो कि करना ही चाहिए, है ना। तीसरा बोल रहे हैं बी रिस्पॉन्सिबल, हमेशा रिस्पॉन्सिबल बने किसी चीजों को लेकर। जैसे अवॉइड साइबर बुलिंग, किसी साइबर बुलिंग मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई आपको इंटरनेट में अपने फोटोज या वीडियो से कुछ डाल दिया, और या फिर कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, उसके माध्यम से आपको बार बार वो क्या कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ठीक, या किसी को अपमानित कर रहे हो आप इस तरह का, या धमका रहे हो, या सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना, ये सभी क्या है, साइबर बुलिंग है।
जिससे बचना चाहिए। साइबर बुलिंग अलग से टॉपिक है, मैं वहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक, याद रखिए कि आप डिजिटल फुटप्रिंट से आपको ट्रेस भी किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, किसी उनके वीडियोस में नीचे कमेंट करने लगते हैं जो हमारे मन में आया, तो भाई आप ऐसा नहीं सोचिए कि कोई नहीं देख रहा। अगर उसका किसी दिन दिमाग खराब हो गया तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस करके आप पे वो केस कर सकता है, क्योंकि आईसीटी में मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी कि क्या क्या आप दूसरों पे लीगली क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन भी होते हैं। ठीक है, डोंट फिट द ट्रोल। और अगर आपको कोई बहुत ट्रोल करने लगा है, ट्रोल मतलब इंटरनेट ट्रोल वह व्यक्ति है जो जानबूझकर झगड़े शुरू करने या दो लोगों को परेशान करने के लिए भड़काऊ मैसेजेस पोस्ट करता रहता है, वो सभी क्या है, इंटरनेट ट्रोल। तो इन्हें डिमोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनका जो भी कमेंट होते हैं ना, उनको आप इग्नोर कर दो, इनको देखो ही मत। वही बोले डोंट फिट द ट्रोल, मतलब कि जो भी ट्रोलर्स हैं, जो फालतू फालतू की मैसेज या भड़काऊ वाले मैसेज करते रहते हैं ना, तो उनको डिमोटिवेट करने का अच्छा तरीका है कि आप उनके कमेंट्स को ध्यान ना दो, इग्नोर करो। ठीक, अगर उनके कमेंट्स में लाइक आएंगे और रिप्लाई आएंगे, तब उनको क्या होता है, मोटिवेशन आ जाता है। तो ये था नेट एटिकेट्स। दूसरा है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में जैसे ईमेल, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग, ये सभी शामिल होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो एक अच्छे नेटिजन के रूप में इफेक्टिव और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन एटिकेट्स का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट्स, मैं पहले बताऊं। बी प्रिसाइज। बी प्रिसाइज मतलब दूसरों के टाइम का, दूसरों की डेटा का रिस्पेक्ट करें, दूसरों के कीमती समय का सम्मान करें और अनावश्यक मैसेज का जवाब ना दें। ठीक है, फालतू फालतू मैसेजेस कर रहा है तो उनका जवाब आप नहीं दें। बड़े अटैचमेंट के बजाय क्लाउड स्टोरेज के लिंक भेजें ताकि डेटा जो है उसकी लिमिट बनी रहे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अटैचमेंट आपको करने हैं तो आप क्लाउड स्टोरेज में कर लीजिए। बी पोलाइट, नॉन अग्रेसिव। चाहे संचार सिंक्रोनस हो, सिंक्रोनस मतलब समझ रहे हो ना कि लाइव चल रहा है कोई चीज रियल टाइम पे, या असिंक्रोनस मतलब जैसे ईमेल वगैरह में, हमेशा विनम्र रहे, पोलाइट रहे, दूसरों के विचारों से असहमत होने पर भी अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, ठीक है, आपने समझ है, आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोल के ही बताओगे तभी ही उसको समझ में आएगा। ठीक है, और वो भी उसके लिए आप अच्छे वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो, पोलाइट नहीं हो, तो इस तरह से काम नहीं करना। जब भी आप कम्युनिकेशन डिजिटल नेटवर्किंग वगैरह में मतलब सोशल नेटवर्किंग वगैरह से जुड़ते हैं तब। बी क्रेडिबल, ट्रस्ट बिल्ड करो। कुछ भी लिखने या जवाब देने से पहले उसकी वैलिडिटी जरूर चेक कर लें। आपकी ऑनलाइन गतिविधियां समय के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी तय करती है कि आप कितने विश्वसनीय, कितने भरोसेमंद हैं। ये कैसे पता चलेगा कि जो भी आप चीजें लिख रहे हैं, जो भी चीजें आप जवाब जवाब दे रहे हैं, उनके बारे में पहले आप सोच ले, देख ले आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही बता रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में पहले देख ले तभी कुछ शेयर करें। ठीक है, तो ये 3 होते हैं कौन से, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, कि बी प्रिसाइज, दूसरों के टाइम और डेटा का रिस्पेक्ट करें, और ये किसकी चीजें मतलब ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, नॉन एग्रेसिव, पोलाइट रहें, जब भी आप कम्युनिकेशन एटिकेट्स का फॉलो करेंगे तो पोलाइट रहना है, और क्रेडिबल, ट्रस्ट बिल्ड करें। अब इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर मैंने कुछ रहे, नो परमानेंट डिलीशन। यही मैं बता रही हूँ, इंटरनेट पर जो भी चीजें आप पोस्ट करोगे वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है। अवॉइड स्पैम। अगर आपको कोई ईमेल आ रहा है जो कि स्पैम वाले में है और आप फिर भी जाके उसमें कुछ लिंक दिया है, कुछ अटैचमेंट दिया है, आप उसको खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ये सब चीजें आप बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, और ट्रेसेबल एक्शन, नफरत फैलाने वाले या दूसरों को बुली करने वाले, जो साइबर बुलिंग जो है ना, इंटरनेट ट्रोलर, उन लोगों को उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स के माध्यम से आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है, तो ये भी याद रखें। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या क्या होता है। तो सोशल मीडिया में वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जो यूजर्स को कंटेंट बनाकर और शेयर करके सोशल नेटवर्किंग में भाग लेने में सक्षम बनाती है। जैसे कि हम है ना, हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट्स कुछ बना रहे हैं और यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन में आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं ताकि इसका बेनिफिट आपको भी मिले। ठीक है, मुझे तो मिल ही रहा है, आपको भी इन चीजों का बेनिफिट मिले। तो ये प्लेटफॉर्म यूजर को अपने विचारों और अनुभव को साझा करने के लिए जो है मोटिवेट करती है हमेशा। ये सोशल मीडिया एटिकेट्स का विस्तृत और भी यहाँ पर दिया है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। पहला, बी सिक्योर, प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। अपना पासवर्ड बुद्धिमानी से चुने, एकदम आपने अपना नाम बस रख दिया खत्म, इस तरह से पासवर्ड नहीं रखे। पासवर्ड कुछ स्ट्रांग रखे आप। ठीक है, और उसे बार बार बदलते रहे बीच बीच में। एक बार आपने पासवर्ड बस बना दिया और फिर वो कई सालों तक आपके ईमेल का पासवर्ड वही है, नहीं, मैं तो चेंज करते रहती हूँ अपने ईमेल का पासवर्ड, या फिर जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स उन सभी का पासवर्ड मैं चेंज करती रहती हूँ। आप भी ऐसा करिए। ठीक है, दूसरों के साथ अपने क्रेडेंशियल कभी साझा नहीं करना है, अपने पासवर्ड्स को, अपने आईडी को बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करिए, बस उसको अपने तक ही रखिए। ठीक है, बी सिक्योर, बी फ्रेंड वाइजली।
अनजान लोग, अननोन लोगों से दोस्ती करते समय सावधान रहें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक में किसी का मैसेजेस आता है तुरंत से रिप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले देख लो किसी से भी बात कर रहे हो, है ना, और या क्योंकि उनके इरादे मैलिशियस या अनसेफ भी हो सकते हैं कई बार, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बी रिलायबल, थिंक बिफोर अपलोड। कुछ भी अपलोड करने से पहले सोचें, क्योंकि एक बार अपलोड होने के बाद यह हमेशा रिमोट सर्वर पर रहता ही रहता है, इसलिए कुछ भी चीज अगर आप अपलोड कर रहे हो एक बार सोच लो कि आपका वो चीज अपलोड करना सही है या नहीं। बी रिलायबल, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। सोशल नेटवर्क पर फेक न्यूज या कुछ संदेश होते हैं वो एकदम जनरल होते हैं, कॉमन है। किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, उसे अपने ज्ञान से वैलिडेट जरूर करें। किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स क्या क्या हो सकते हैं। डोंट, ये पूछता है ना एग्जाम पे कि कैसे इन चीजों से बचें, तो सेफ्टी टिप्स यही दिया है एनसीईआरटी में कि डोंट मीट अप, कभी भी किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने की व्यवस्था ना करें, क्योंकि वे अपनी असली पहचान छिपा सकते हैं। आप किसी और से मिलने गए थे और पता चल रहा है कि वो कुछ का कुछ निकल गया, जो कि होता है ना। तो पहले आप देख लें कि आप ऑनलाइन फ्रेंड बनाए हैं, अच्छी बात है, आप सोशल हो रहे हैं, लेकिन क्या वो भरोसे के लायक है या नहीं। ठीक। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, अपनी प्राइवेसी को प्रभावित करने वाले संवेदनशील या गोपनीय फाइलें साझा करते समय बहुत ज्यादा सतर्क रहें। कुछ भी चीजें आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन खासकर अपने, तो पहले देख लो कि भाई आप ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं सामने वाले पे। ठीक। परमानेंट रिकॉर्ड, याद रखें कि डिलीट करने के बाद भी डेटा जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट में बना रहता है। बैकअप, रिकवरी, ये सब निकाल के आप कर सकते हैं, ये सब चीजें, है ना, तो ध्यान रखें इस सब चीज का। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल नेटिजन के मुख्य गुण क्या क्या होने चाहिए, तो मैंने बता दिया कि कौन है ये। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो शिष्टाचार का पालन करे, एटिकेट्स का फॉलो करे, जैसे नेट कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एटिकेट्स है, इन सभी को फॉलो करने वाला ही रिस्पॉन्सिबल नेटिजन है। एथिक्स, वह कभी भी कॉपीराइटेड मटेरियल की चोरी नहीं करेगा और ना ही प्लेगरिज्म में शामिल होता है। प्लेगरिज्म क्या होता है मैं ये भी पढ़ाऊंगी, है ना, और कॉपीराइट ये सब मैं अलग से पढ़ाऊंगी अभी। रिस्पेक्ट, वह इंटरनेट पर मौजूद लोगों की डाइवर्सिटी और प्राइवेसी का सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है हर किसी के डाइवर्सिटी का, हर किसी का के प्राइवेसी का। ठीक है। सिक्योरिटी, वह साइबर बुलिंग जैसे गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता और अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सुरक्षित रहता है ना। जब भी आपको इस तरह से कुछ मैसेजेस आए या कोई धमकियां देने लगे तो आप उसको इग्नोर करिए, या फिर अगर वो बहुत बड़ा केस है तो जाके एफआईआर करिए। ठीक है। और हमेशा अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए। कंक्लूजन ये है कि टेक्नोलॉजी का सुरक्षित और कानूनी उपयोग ही अच्छे नेटिजन की पहचान है। ठीक है। सुरक्षित और सही उपयोग करना है आपको। हमें इंटरनेट पर अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के प्रति हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि जब भी आप इंटरनेट में जो भी चीजें सर्फ कर रहे हैं, जो भी जानकारी अपलोड कर रहे हैं, वो परमानेंट डिलीट नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि नेट एटिकेट से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख बिंदुओं को समझाइए, तो मैंने यहाँ पर बता दिया था, है ना। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट्स, तो ये मैंने रखे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। आप लिखने का मेथड देखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, एज इट इज मैंने वहां पर दिया, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो भी पूछा है वो चीज, उसके बाद कंक्लूजन, इस तरह से मैंने रखा है। और वैसे ही सोशल मीडिया टिकट्स का। ठीक। अब यहाँ पर नेटिजन से मैं कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज करा देती हूँ। तो हु इज कंसीडर्ड अ नेटिजन कौन है? एनीवन हु ऑन्स अ कंप्यूटर, जिनके पास कंप्यूटर है वो है। एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद द इंटरनेट, जो इंटरनेट के साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हाँ, हमने यही तो पढ़ा, जो भी इंटरनेट से जुड़कर डिजिटल डिवाइसेस का यूज कर रहा है वही तो कौन है, नेटिजन। ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, which of the following is an example of net etiquette regarding being ethical? being ethical का मतलब क्या है net etiquette में? sharing personal photos और friend without consent? नहीं, ये नहीं है भाई। not violating copyright ऑफ क्रिएटर और ऑनर, यही हम लोग बोले थे। बेइंग एथिकल का मतलब है कि किसी के किए हुए काम को आप अपना नाम बताकर यूज नहीं करिएगा, उसी को बोलते हैं ना कॉपीराइट। ठीक, तो यही जो है यही बात करता है बेइंग एथिकल होने की। और वो पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस टू स्टार्ट अ फाइट, नहीं, ये सब चीजें तो हमको करना ही नहीं है। यूजिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज इन पब्लिक फोरम, नहीं, यही नहीं करना है ये सब चीजें, है ना। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिस्करेज एन इंटरनेट ट्रोल? इंटरनेट ट्रोल को डिस्करेज करने का, डिमोटिवेट करने का क्या तरीका सबसे अच्छा है इसमें? भाई आर्ग्यूइंग नहीं, झगड़े वगड़े तो हमको करने ही नहीं उनकी कमेंट। भाई शेयरिंग देयर पोस्ट, नहीं, शेयर भी नहीं करना किसी के साथ। भाई इग्नोरिंग देयर कमेंट, हाँ, आप उनके कमेंट्स को इग्नोर कर दो। नॉट गिविंग देम अटेंशन, उनको अटेंशन बिल्कुल भी मत दो। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं while communicating via email sending a cloud storage link instead of a large attachment follow which etiquettes। आप बहुत बड़ा फाइल है आपका, है ना, लेकिन उस चीज को आप फाइल को शेयर ना करके ईमेल में आप उसको क्लाउड स्टोरेज के थ्रू उसका लिंक शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये किस तरह के एटिकेट्स को आप फॉलो कर रहे हैं? प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बी क्रेडिबल, नहीं क्रेडिबल नहीं, है ना, और क्या अपने किए हुए कामों का बोल सकते हो कि क्रेडिट लेना, ये क्रेडिबल है। रिस्पेक्ट डेटा लिमिट, हाँ डेटा लिमिट भी प्रिसाइज वाला काम है कि हम फालतू मेमोरी को यूज नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स, तो यही इसका आंसर होगा। सोशल मीडिया एटिकेट्स तो है नहीं है। व्हाट डज साइबर बुलिंग इंक्लूड्स, साइबर बुलिंग क्या होता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? शेयरिंग एक्सपर्टीज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ये साइबर बुलिंग है क्या? नहीं। पोस्टिंग रूमर्स थ्रेट्स एंड मोकिंग समवन पब्लिकली ऑनलाइन, किसी को आप पब्लिकली ऑनलाइन उसके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, थ्रेट्स कर रहे हैं उसको, तो ये जो है यही क्या होता है? साइबर बुलिंग होता है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा यहाँ से स्टॉप्स करके, बहुत सारे यहाँ पर मैंने कंटेंट रख दिए हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ना इस तरह से देख लेना। ठीक, डेटा प्रोटेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? पहले डेटा प्रोटेक्शन को समझते हैं। डेटा प्रोटेक्शन मुख्य रूप से डिजिटल रूप से स्टोर किए गए डेटा की प्राइवेसी के बारे में होता है। जो भी चीजें, जो भी डिजिटल डेटा जो है वो क्या है, डिजिटली स्टोर्ड है, उसकी प्राइवेसी के बारे में हमको ध्यान देना होता है, वही होता है डेटा प्रोटेक्शन। पहला जिसमें होता है सेंसिटिव डेटा, वह डेटा जो किसी व्यक्ति को हार्म कर सकते, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या उसको शर्मिंदगी महसूस करा सकता है या फिर इनजस्टिस का कारण बन सकता है, उन सभी को हम बोलते हैं सेंसिटिव डेटा। ठीक है, और दूसरा जैसे कि एग्जांपल यहाँ बताएं, जैसे आप बायोमेट्रिक जानकारी आप दे दिए, स्वास्थ्य अपने हेल्थ का रिकॉर्ड दे दिए, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को दे दिए, या फिर कुछ आपके निजी दस्तावेज हैं आप उसको दे दिए, ये सभी क्या होते हैं? आपके सेंसिटिव डेटा होते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन मेथड कैसे करें प्रोटेक्ट, तो इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन या फिर ऑथेंटिकेशन जैसे सुरक्षित तरीकों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर पाते हैं? अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जो डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। ठीक है, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो आईपीआर क्या होते हैं? जब कोई व्यक्ति एक नए आइडिया, वही ना, आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे बताऊं, ठीक है, आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर में ना, आईपीआर के अंदर में आता है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। जब कोई व्यक्ति एक नया आइडिया, नया नया बोला है ना, पुराना आइडिया नहीं है, नया आइडिया या कुछ नया इनोवेट उसने किया है, कुछ नया बना दिया है, कुछ नया आविष्कार कर दिया है, या नया डिजाइन उसने क्रिएट कर दिया है, तो वह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि ये सभी जो है उन्होंने अपना दिमाग लगा के, अपना मस्तिष्क लगा के ये सब चीजें की है। तो आईपीआर क्रिएटर को उनके क्रिएशन के लिए पहचान मिलना या उन्हें आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने में जो है आईपीआर मदद करता है। ठीक है, उसको पहचान देता है कि ये काम जो है उसने किया है, और अगर आपको वो काम यूज करना है तो आप उसको पैसे देके या जैसा भी है, जो भी उसका डील है वो सब करके आप उसके काम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो होता है आईपीआर। तो प्रकार क्या है आईपीआर के, तो वही मैं बता दी थी, तीन मेन यहाँ पर दिए हुए आपके सिलेबस में भी और एनसीईआरटी के बुक में भी। पहला होता है कॉपीराइट, दूसरा होता है पेटेंट, और तीसरा होता है ट्रेडमार्क। इसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी जान लो ऊपर ऊपर से होता क्या है। तो ओरिजिनल वर्क, जैसे कुछ आपने लिखा है, कुछ फोटो आपने बहुत यूनिक क्लिक किया है ना, कुछ आइडियो जो आपका जैसे म्यूजिक वगैरह हो सकता है, या फिर आपने कुछ बहुत अच्छा वीडियो बनाया, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है, तो इन सभी को लीगल राइट या कानूनी अधिकार प्रदान करता है कौन? कॉपीराइट। ठीक है, लेखकों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है ये चीज। और पेटेंट आमतौर पर इन्वेंशन के लिए प्रदान किया जाता है, जब भी कुछ अच्छा आप इन्वेंट कर देते हैं नया, ठीक है, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है, उस काम को बनाने के लिए, उसका आविष्कार करने के लिए। इसके लिए इन्वेंटर को अप्लाई करना पड़ता है, ये खुद से नहीं मिलेगा, जो भी जिसने भी बनाया है, जो भी इन्वेंटर है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार जैसे उसको ये मिल जाता है ना पेटेंट उसके काम का, वो 20 साल तक के रहता है, उसके नाम ही रहता है, और अगर किसी को यूज करना है तो उसको उससे परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ट्रेडमार्क, इसमें विजुअल सिंबल,
वर्ड, लोगो या स्लोगन आदि शामिल होते हैं जो एक ब्रांड को दूसरे से अलग कराते हैं। तो जो बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड होते हैं उनके सबके लोगोज होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, है ना। तो इन सभी को हम लोग अगर पेटेंट, इनको अगर आपको क्या करना है, कानूनी अधिकार लेना है, इन सब के लिए लीगल राइट लेना है, तो आप ट्रेडमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बार जैसे अगर आप ये करवा दिए, ट्रेडमार्क ले लिए किसी लोगो का या सिंबल का, तो वो आपके लिए अनिश्चित काल तक के रहते हैं, मतलब हमेशा के लिए आपको मिल जाता है, बस आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है बार बार। अब इसके बाद वॉयलेशन पढ़ते हैं आईपीआर की, क्या क्या उल्लंघन होते हैं आईपीआर के, कैसे आप उल्लंघन कर देते हैं आईपीआर के लीगल राइट्स का। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके अधिकारों का उल्लंघन निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है। पहले तो प्लेगरिज्म से, कि किसी के अन्य के आइडिया को या उनके काम को आप उसको बिना क्रेडिट दिए अपने काम के रूप में प्रस्तुत कर दिए, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर हम ये चीजें करते हैं कि वेबसाइट से कुछ चीजें ले लेते हैं, जैसे हम लोग Geek for Geeks ट्यूटोरियल पॉइंट से पढ़ते हैं दोस्तों, और वहां से जैसे मुझे नोट्स बनाना है अपने स्टूडेंट के लिए, मैं वहां से बना के दे देती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे जरूर से बाद में बताना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि यहाँ ये चीजें मैंने यहाँ से ली है। और ऐसे काम हम लोग जब कुछ करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन वगैरह बनाते हैं ना, तब हम लोग वहां पर जो भी चीजें जहाँ से लिए हैं उसका क्रेडिट देते हैं बिब्लियोग्राफी वगैरह में, है ना। तो प्लेगरिज्म वही होता है कि आप उनके आइडियाज या वर्क को यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट मतलब किसी अन्य व्यक्ति के काम का उपयोग उनकी परमिशन के बिना करना, आप उनसे परमिशन नहीं लिए और उसके काम का उपयोग करने लगे हो, वही होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ठीक है। और तीसरा होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, मतलब किसी दूसरे के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडमार्क, जैसे ये मेरा ट्रेडमार्क तो नहीं है बोल सकते हो, ये सिंबल मैंने बनाया है, आप बताना कि आपको ये सिंबल कैसा लगा, ठीक है। ये मेरा लोगो मैंने रखा है, ऐसे मैंने इसका अभी तक ये कुछ लिया हुआ तो नहीं है, पर आप बताना मुझे कैसा लगा, क्या मैं इसमें कुछ और चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो वही रजिस्टर्ड टीम ट्रेड मार्क का आप अनऑथराइज्ड उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना, वो होती है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, ठीक। डुप्लीकेट चीजें मिलती है ना, तो वहां पर उसका लोगो जरूर दिख जाता है आपको। तो इस तरह से काम होता है मार्केट में, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है मेथड ऑफ प्रोटेक्ट योर डेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताऊं, ये डिजिटल युग में अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किन किन मुख्य उपायों का वर्णन करिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आप ना इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कि रेगुलर बैकअप, अपने महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कंटिन्यूअसली आप क्या करें, बैकअप उनका लेते रहें, ताकि सिस्टम अगर वो खराब हो जाता है, क्रैश हो जाता है, हिट हो जाता है, तो आपको वो डेटा वापस उससे मिल सके। स्ट्रॉन्ग रखें अपने पासवर्ड्स को, है ना। अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन का यूज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा एंटीवायरस इंस्टॉल करते रहें और उसे हमेशा अपडेट करते रहें, ठीक है। HTTPS का यूज करें, जब भी आप वेबसाइट में विजिट करें तो एस सिक्योर है कि नहीं ये देखें। बैंकिंग या शॉपिंग जैसे संवेदनशील सेंसिटिव जानकारी शेयर करते समय हमेशा वेबसाइट के यूआरएल में HTTPS और लॉक आइकन है कि नहीं, ये चीजें आप देख लें। अगर ये है तभी आप अपने जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अवॉइड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कभी भी पायरेटेड या अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। हम क्या करते हैं, मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए पायरेट सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हैं कि भाई कौन जाए, कौन पैसे देके मूवी देखे, है ना। ऐसा कर लेते हैं हम, क्योंकि इनमें मालवेयर्स होते हैं हमेशा। देखना आप जब भी इस तरह के वेबसाइट्स को विजिट करोगे ना, तो बार बार उसमें दूसरे पेज में चला जाता है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें होती है क्योंकि उसमें मालवेयर होता है। तो इसकी जगह आप फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करें। कॉशंस ब्राउजिंग, अनजान या अनट्रस्टेड वेबसाइट पर जाने से बचें। जो चीजें प्ले स्टोर में नहीं है या फिर अनट्रस्टेड है, उन वेबसाइट्स को यूज ना करें, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजिंग, दूसरे के कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमेशा प्राइवेट विंडो का उपयोग करें और पासवर्ड कभी भी सेव ना करें दूसरे के सिस्टम में, अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा था कि कैसे आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते रहेंगे हम, है ना। और हमेशा सिक्योर नेटवर्क को फॉलो करेंगे, जैसे कि हम पब्लिक में जब भी वाईफाई दूसरों से ले लेते हैं तो उस टाइम में हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना करें। उस टाइम में जैसे आप रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में, और उस टाइम में आप क्या करें, वहां के वाईफाई का यूज करके ट्रांजेक्शन करिए। इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करना है, ठीक है। या फिर पब्लिकली वहां पर जो पोर्ट वगैरह लगे रहते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, जो चार्जर है उनका सीधा यूज करके उससे भी कई बार डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो आप क्या करें कि अपने फोन को पहले ना ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, और उसके बाद पब्लिक जगहों पर अपने फोन को चार्ज करें, ठीक है। इस तरह से आप सुरक्षित नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। संदिग्ध ईमेल,
जो भी स्पैम मेल्स होते हैं उनके अटैचमेंट को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। तो आईपीआर क्या है, इनके विभिन्न प्रकार को संक्षेप में समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल मैंने चीजें बता दी है, पर आप यहाँ पर इसको लिखने का मेथड मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। पहले आप बताएंगे आईपीआर क्या होता है, फिर इसके 3 जो है वो भाग है, कंपोनेंट। पहला है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट और तीसरा है ट्रेडमार्क। और उल्लंघन क्या होता है, इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, यहाँ पर बताएं कि आईपीआर का उल्लंघन करना कानूनी रूप से दंडनीय है। इसमें प्लेगरिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट जो है ये प्रमुख है, ये सबसे ज्यादा हम करते हैं, हमसे ये गलतियां होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेगरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो किसी अन्य व्यक्ति की आइडिया या वर्क को आप अपना बताकर प्रस्तुत कर दें, वही है प्लेगरिज्म। तो इंटरनेट की उपलब्धता के कारण आज डेटा को आसानी से कॉपी किया जा सकता है, जैसे मैंने कर लिया। एनसीईआरटी की बुक से मैं ये डेटा आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी की बुक का, मैं बोलती कि नहीं ये सारा चीज मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, तो वो गलत है, मैंने नहीं किया है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से मैंने केवल नोट्स बनाया है, इजी नोट्स, बाइलिंगुअल। लेकिन ऐसा करना एक गंभीर एथिकल ऑफेंस है और इसे फ्रॉड भी माना जाता है, ठीक है। तो दूसरों के आइडिया को, दूसरे के काम को अपना बनाकर किसी को प्रस्तुत नहीं करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है। तो टाइप ऑफ प्लेगरिज्म अगर बताएं तो पहला होता है इसमें डायरेक्ट कॉपीराइट, मतलब इंटरनेट के कंटेंट को सीधा कॉपी कर देना और सोर्स या ओरिजिनल क्रिएटर का को मेंशन ना करना, ये होता है डायरेक्ट कॉपीराइट। आइडिया डेरिवेशन, किसी मौजूदा उत्पाद या विचार से नया विचार निकालना और उसे पूरी तरह से नया प्रोजेक्ट बताकर पेश कर देना। दूसरों के विचार थे, दूसरों के प्रोडक्ट थे, आपने उनको निकाला और थोड़ा सा कुछ नया कर दिया उसमें और बोल रहे हैं ये मेरा इनोवेशन, ये गलत है। लैक ऑफ साइटेशन, भले ही कंटेंट पब्लिक यूज के लिए खुला हो, फिर भी लेखक को साइट ना करना साहित्यिक चोरी माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको साइटेशन देना बहुत जरूरी है। तो प्लेगरिज्म क्या है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि और इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरते आप। तो सबसे पहले तो नैतिकता का पालन करें, यह समाज और शिक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी या फ्रॉड कार्य माना जाता है, जो भी प्लेगरिज्म है वो। उदाहरण, यदि हम इंटरनेट में कोई इमेज या टेक्स्ट लेते हैं और उसके ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट नहीं करते, तो यही क्या है भाई, चोरी है ना। पहचान, आज के डिजिटल युग में विभिन्न टूल्स के माध्यम से साहित्यिक चोरी को आसानी से पकड़ा जा सकता है, ये भी सही है ना। आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं चीजों को, मतलब कौन किसने कब किसका कंटेंट यूज कर दिया, अब पता चल जाता है, ठीक। तो ये कंक्लूजन। अब कॉपीराइट पढ़ते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट तब होता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति के ओरिजिनल वर्क, जैसे कि उसका लेख, उसका फोटो या फिर संगीत या सॉफ्टवेयर, उसका उपयोग उनकी अनुमति के बिना, उनके परमिशन के बिना करने लगते हैं। यह वह कार्य, यदि वह कार्य बेचा जा रहा है और हमने इसके लिए पेमेंट नहीं किया है, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, इन्फ्रिंगमेंट है। कॉपीराइट मतलब कि अगर उसने कोई चीज बनाया और उसका कॉपीराइट बना के रखा है, तो हमको उससे खरीदना पड़ता है वो चीज पहले, है ना, उसको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज करना होता है, लेकिन हम बिना पेमेंट किए उनकी चीजों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये उल्लंघन है कानून का, ठीक है। तो क्या रूल्स है, तो नो फ्री यूज। पहले तो सिर्फ इसलिए कि कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपयोग के लिए भी पूरी तरह से मुफ्त है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा, साइटेशन वर्सेस परमिशन, किसी इमेज या लेख का रेफरेंस या क्रेडिट देने के बाद भी यदि मालिक ने मुफ्त उपयोग की अनुमति नहीं दी है, तो उसका उपयोग करना गलत है, ठीक है। तुम क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन भैया उसके लिए उसने बोला था कि ये मुफ्त में नहीं है, केवल क्रेडिट देने से नहीं होगा, उससे चीजें परचेज भी करनी पड़ेंगी आपको। ऑथर राइट्स, कॉपीराइट कानून लेखक को अपने काम को कॉपी करने, वितरित मतलब आप उसको शेयर करने लगे हैं और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने लगे हैं, इनका एक्सक्लूसिव राइट देता है, ठीक है। जो भी ऑथर है वो देगा आपको, उसके बाद आप उनके कामों को यूज कर सकते हैं पब्लिकली, ठीक। तो ये होती है प्लेगरिज्म और इन्फ्रिंगमेंट में कई बार ना डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेगरिज्म मतलब किसी के दूसरे के काम को उनको बिना बताए आप प्रस्तुत कर दिए, बस ये प्लेगरिज्म। लेकिन कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट मतलब बिना अनुमति या बिना पेमेंट किए दूसरे के काम का उपयोग कर दिए, ठीक। और वॉयलेशन अगर देखें तो ये एथिकल ऑफेंस है, मतलब एक गंभीर अपराध है, नैतिक अपराध है। और ये जो है ये लीगल वॉयलेशन है, इसका कानूनी अधिकार है ये, ठीक है। अगर आप ये चीजें कर भी रहे हो तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी के कॉपीराइट मटेरियल का अगर आप यूज कर दिए, तो वहां पर वो जो है कानूनी आगे जा सकता है, लीगल कार्यवाही आप पर कर सकता है। उचित साइटेशन या श्रेय देकर इससे बचा जा सकता है, ठीक है। आप साइटेशन दे दो, उसको क्रेडिट दे दो, ठीक। लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस या फिर जो भी ऑनर है, ठीक है, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप उसके काम को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है उदाहरण सहित समझाइए, इस तरह से मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर में बताया उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने यहाँ रखा है, ठीक।
अब आ जाते हैं पेटेंट पे। तो पेटेंट आमतौर पर नए आविष्कार, नया इनोवेशन के लिए प्रदान किया जाता है। जब आप, अब ऐसा ना कि वो काम भी यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर तीसरा आदमी वो काम कर दे रहा है, आपने पेटेंट करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पेटेंट मतलब कुछ यूनिक काम के लिए आपको पेटेंट मिलता है, यूनिक इनोवेशन के लिए, या आविष्कार, इन्वेंटर को उसकी आविष्कार के उपयोग, जो भी आविष्कारक है उसके काम का उपयोग, उसकी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरों को रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव राइट देता है। अगर उसने वो बनाया है और उसका पेटेंट उसने करा दिया, तो उसके काम को आप बेच नहीं सकते, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो फिलिंग रिक्वायरमेंट कॉपीराइट के विपरीत इसमें अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है, अपने आप आपको, जिसमें अधिकार अपने नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि कॉपीराइट में जो अपने आप अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन पेटेंट के लिए आविष्कारक को पेटेंट कराने हेतु अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फुल कंट्रोल, पेटेंट मालिक को यह तय करने का पूरा निर्णय होता है कि उसके आविष्कार का उपयोग दूसरे द्वारा किया जा सकता है कि नहीं। जो भी ऑनर है ना, वो डिसाइड करेगा कि तुम काम का यूज कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर उसको बोला कि वो पब्लिकली फ्री है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैलिडिटी, तो कब तक के वैलिड रहता है, तो 20 साल तक के सिक्योर रहता है उसके लिए, ठीक है। जिसके बाद इसे सार्वजनिक रूप से फ्रीली आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इनकरेजमेंट, या आविष्कारकों को अपनी वैज्ञानिक या तकनीकी खोजों, जैसे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगर उसने कुछ बनाया है, तो अगर वो पेटेंट मिल रहा है और उसके कामों को दूसरे लोग जो है वो खरीद रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम है, मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आपने पेटेंट वगैरह कराए हैं तो। पेटेंट क्या है, इसके महत्व को समझाइए, तो वही मैं आपको अभी बता रही, ठीक है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, अब ये पढ़ता है। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या प्रोडक्ट या उसके सर्विसेज पर अनऑथराइज्ड यूज करना, उससे बिना पूछे, उससे बिना परचेज किए आप उसकी चीजों का यूज कर रहे हैं। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे विजुअल सिंबल, वर्ड या लोगो का उपयोग करता है जो किसी प्रसिद्ध ब्रांड से काफी मिलता जुलता हो, जिससे ग्राहक के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और उसको लगता है कि भाई ये वही नाइक के ही जूता है, और पर वो होता शूज उसका है नहीं, है ना। आप डुप्लीकेट खरीद के ले आते हैं, तो आपकी गलती नहीं है, आपको तो लगा कि ये रियल है। चलो ऐसे थोड़ा-सा बस चेंजेस होता है ना एकदम। जैसे वहाँ पर क्या होता है ना कि एक एक ऐसा लगा हुआ रहता है, और इसमें थोड़ा-सा हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दिया उसने या कुछ और कर दिया। थोड़ा बहुत सिंबल को चेंज करके फिर वो बड़े ब्रांड के जैसे अपने आप को दिखाने लगता है, वो गलत है। तो की कांसेप्ट अगर मुख्य अवधारणाएँ पढ़े, पहला तो होता है डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। ट्रेडमार्क एक ब्रांड को दूसरे से अलग करने में मदद करता है ना। उदाहरण के लिए जूतों के लिए नाइक ब्रांड उपयोग कोई अन्य कंपनी नहीं कर सकता है ना। लेकिन वही बता रही, सबसे ज्यादा मार्केट में यही दिखता है, ठीक है। कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क या कानून दूसरों को ऐसे नामों का उपयोग करने से भी रोकता है जो मूल नाम से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे नाइक को आप कर दिए इस तरह से, या फिर आप कर दिए इस तरह से, है ना। और तीसरा लीगल प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क का मालिक उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन, कभी कभी अनरिलेटेड गुड्स के लिए समान नाम का उपयोग संभव हो सकता है, जैसे जूतों के बजाय नोटबुक्स के लिए समान नाम का, ठीक है। जैसे कोई कंपनी था, मान लो नाइक का, ये तो शूज के लिए है, लेकिन इसी को आप नोटबुक के लिए यूज कर सकते हैं, इस तरह से ये बता रहा है, ठीक। तो ये हो जाता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, जिसमें भ्रम पैदा हो जाता है ना। और बौद्धिक जो आईपीआर है उसका हनन हो जाता है, ये सब चीजें। तो नेटिजन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दी है। आप ये ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका है और ये लिखने का तरीका है, इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक। आप यहाँ पर स्टॉप करके इन चीजों को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड हैंडलिंग हरासमेंट, आपकी प्राइवेसी और हरासमेंट अगर आपको कोई कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें, अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो इन सब चीजों के बोल रहे हैं। पहला बोला डिजिटल सोसाइटी में प्राइवेसी का महत्व क्या है, और साइबर बुलिंग और ट्रोल से निपटने के तरीकों को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्कूल के अक्सर ये चीजें नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो उनको बताना है जब भी आप पढ़ाएं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो डिजिटल सोसाइटी में प्राइवेसी का अर्थ है कि अन्य नागरिकों के व्यक्तिगत संचार, चित्रों और दस्तावेज का सम्मान करना, दूसरों के फोटोज का, दूसरों के डॉक्यूमेंट का, दूसरों के जो भी मीडिया है उनका सम्मान करना। तो पहला है रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, मतलब हमें एक दूसरे की
पहले कंसेंट कर लो उसे, अगर वो चाहता है कि वो चीजें हो तो फिर ठीक है। तो कंसेंट के बिना किसी निजी इमेज या फाइल को साझा नहीं करना हमने पढ़ा है। हैंडलिंग साइबर बुलिंग कैसे करें, तो किसी को नीचे दिखाने या शर्मिंदा करने के इरादे से बार बार टारगेट करना ही साइबर बुलिंग है। तो इससे बचने के लिए हमें अपमानजनक व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई बार बार ट्रोलिंग कर रहा है, बुली कर रहा है, साइबर बुलिंग हो रहे हो आप, तो आप जाके उसका रिपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, लीगल है। अब इंटरनेट ट्रोल वह व्यक्ति है जो झगड़े शुरू करने के लिए भड़काऊ मैसेजेस करने लगा है, पोस्ट करने लगा है कुछ। ठीक है, बी प्रैक्टिस, डोंट फीड द ट्रोल। अगर उसने कुछ भी काम ऐसा किया है तो आप उसके कमेंट्स को ध्यान नहीं दीजिए, उसके कमेंट्स को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसमें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो सोशल मीडिया को वेब प्लेटफॉर्म है जो यूजर को कंटेंट बनाने और शेयर करने करके सोशल नेटवर्किंग में भाग लेने में सक्षम बनाता है। तो सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, तो आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए और बी फ्रेंडिंग मतलब अननोन पीपल से दोस्ती नहीं करिए। ठीक है, पहचान नकली हो सकता है, फेक निकल सकता है वो पर्सन। रिलायबिलिटी मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो फेक इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर कभी भी फेक न्यूज वगैरह आता है तो उस पर भरोसा नहीं करना, आंख बंद करके पहले चेक कर लेना, वैलिडेट कर लेना सही है कि नहीं। और कुछ भी चीज अगर आप अपलोड कर रहे हो उससे पहले आप सोच लो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने एमसीक्यूज रखे, देखते हैं 2-3 करके। पहला बोल रहा है, व्हाट रिफर टू द प्राइवेसी ऑफ डिजिटली स्टोर्ड डेटा टू प्रिवेंट हार्म, एम्बेरसमेंट और इनकन्वीनियंस टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो क्या क्या इसमें हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, कि डिजिटली स्टोर डेटा आपके पास है, आप चाहते हो कि वो हार्म ना हो, उससे आप इम्बेरस ना हो, है ना, या उससे आपको इनकन्वीनियंस यूज ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों को ही हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटा प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सेंसिटिव डेटा, किसको बोलते हैं सेंसिटिव डेटा, तो पब्लिकली सोशल मीडिया वाले पोस्ट को नहीं, बायोमेट्रिक, हेल्थ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जी बिल्कुल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव डेटा। ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह ये सेंसिटिव डेटा नहीं है, जनरल वेदर रिपोर्ट्स ये सेंसिटिव डेटा नहीं है। Which IPR is automatically generated to creator for their original work like writing, music के लिए अपने आप वो IPR मिल जाता है। कौन सा IPR का टाइप है वो, तो वो होता है कॉपीराइट। ठीक है, for how many years does a patent typically protect an invention before it can be used freely by the public? पेटेंट जो है वो कितने साल के लिए प्रोटेक्ट रहता है, उसके बाद जो है पब्लिकली उसका यूज हो सकता है, तो 20 साल के लिए। ठीक है, विजुअल सिंबल जैसे वर्ड हो गए, लोगो हो गए, यूज टू डिस्टिंग्विश एंड ब्रांड्स गुड फ्रॉम अनदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क्स। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज योर ओन विदाउट गिविंग क्रेडिट, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो, उसके आइडियाज का यूज कर लिए, उसके काम का यूज कर लिए, यही क्या है, प्लेगरिज्म। ठीक है, जैसे ये नाइक वगैरह लोगो है, इसका यूज आप कर दे रहे हो इस तरह से, तो यही क्या होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। इवन इफ यू साइट द सोर्स यूजिंग अ कॉपीराइटेड इमेज इन योर प्रोजेक्ट विदाउट द ऑनर्स परमिशन और पेमेंट, इज स्टिल क्या होगा, आपने उसका काम यूज किया है लेकिन आप उसको क्रेडिट दे दिए कि ये इमेजेस मैंने यहाँ से लिया है, लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया, उससे परमिशन नहीं लिया, तो वही क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होता है। ठीक है, जो कि ये सब चीजें बहुत कॉमन है, हम ये सब चीजें करते ही करते हैं, है ना, गलत है पर ये। तो यहाँ पर मैंने समरी टेबल रखा है, आप समरी टेबल देख लेना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पब्लिक एक्सेस। तो पब्लिक एक्सेस मतलब क्या होता है कि डिजिटल सामग्री या सॉफ्टवेयर को आम जनता के लिए उपलब्ध कराना, ताकि वे इनका उपयोग स्टडी में या कुछ और सुधार करना चाहे तो वो कर ले। तो यह कोलैबोरेशन और नए इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। कुछ चीजें आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होती हैं ताकि आप उसको पढ़ें, उसका उपयोग करें, या कुछ आपको लगता है कि इसमें चीजें चेंज हो सकती हैं, सुधार हो सकता है, तो आप वो चीजें कर सकते हैं, है ना। तो इनको ही हम लोग बोलते हैं क्या, पब्लिक एक्सेस। यहाँ पब्लिक एक्सेस और इसके अंतर्गत आने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का विस्तृत विवरण नीचे दिया है। पहला है लाइसेंस एंड गाइडलाइंस। कॉपीराइट कभी कभी सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन लाइसेंस दूसरों को मौजूदा कार्य का उपयोग करने के लिए नियम प्रदान करता है। मतलब कि कुछ चीजें जो कॉपीराइट होती हैं, जो भी चीजें, वो प्रतिबंध लगा देता है कि आप उसके काम को उसके परमिशन के नहीं कर सकते, लेकिन
कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी या ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बाद वो चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल होती है। तो पहला होता है पब्लिक लाइसेंस। जब लेखक अपने कार्य को पब्लिक लाइसेंस के तहत साझा करते हैं तो यह दूसरों को सामग्री का उपयोग करने और मॉडिफाई करने की अनुमति दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कोलैबोरेशन क्या होता है? ओपन सोर्स लाइसेंस बिना किसी विशेष व्यक्तिगत अनुमति के दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में योगदान करने में भी मदद करता है, ठीक है। दूसरा कोई चाहे तो उसका यूज फ्रीली यूज कर सकता है उसका, और अगर वो चाहे लगता है कि कहीं पर चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ सुधार हो सकता है, तो वो चेंज कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर पॉपुलर पब्लिक लाइसेंस कौन कौन से हैं? तो इसमें सॉफ्टवेयर और रचनात्मक कार्यों के लिए मुख्य रूप से दो श्रेणियां हैं। पहला तो होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, जेएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, और दूसरा होता है क्रिएटिव कॉमन्स। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या होता है कि मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर के लिए होता है ये जनरल पब्लिक लाइसेंस। एंड यूजर को सॉफ्टवेयर को रन, मॉडिफाई, शेयर और मॉडिफाई करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे कि आप लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि होता है विकिपीडिया, विकिपीडिया की चीजें को आप पढ़ सकते हो, शेयर कर सकते हो और चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना। और क्रिएटिव कॉमन्स म्यूजिक, फिल्म, साहित्य और अन्य क्रिएटिव वर्क के लिए यह लेखकों को अपने कार्य को साझा करने में, उपयोग करने और उस पर निर्माण करने का अधिकार दूसरों को देने में सक्षम बनाता है, ठीक है। किसी का कुछ काम है, जैसे उसका म्यूजिक है, फिल्म है, साहित्य है, उन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें इसमें चेंज हो सकती है तो आप उसको सुधार, फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर को किसी के लिए भी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल रहेंगे वो आपके लिए। सोर्स कोड, इनका सोर्स कोड किसी के भी एक्सेस, मॉडिफाई और बेहतर बनाने के लिए खुला रहता है, ठीक है, फ्रीली ओपन रहता है, आप इसके सोर्स कोड को ये सब कर सकते हैं। कम्युनिटी, इसमें डेवलपर्स का एक बड़ा समुदाय होता है जो लगातार नए फीचर्स जोड़ने में योगदान देता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे उबंटू है, फेडोरा है, लिब्रे ऑफिस है या मोजिला फायरफॉक्स है, ये सभी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझाइए, ये चीजें क्या है, इनके बारे में कॉन्सेप्ट को बताइए बोल रहे हैं। तो पब्लिक एक्सेस का तात्पर्य डिजिटल संसाधनों को जनता के लिए इस प्रकार उपलब्ध कराना है कि वे बिना किसी कानूनी बाधा के उनका उपयोग और सुधार कर सके। मतलब है वो डिजिटल रिसोर्सेस, लेकिन उसका यूज कोई भी कर सकता है, कोई उसमें लीगल इंफ्रिंगमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी कानूनी बाधाएं नहीं आ रही है। इसके लिए ओपन सोर्स लाइसेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ओपन सोर्स लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये चीजें क्यों होती है, फ्रीली अवेलेबल क्यों होती है। तो पहला होता है सहयोग और नवाचार। यह मॉडल डेवलपर्स को एक साथ मिलकर काम करने और मौजूदा जो भी टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाने में, बिल्ड अपॉन करने की अनुमति देता है। दूसरा लाइसेंसिंग, जीपीएल और सीसी जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, जैसे लाइसेंस यह सुनिश्चित करते हैं कि कंटेंट का विवरण मुफ्त हो और कानूनी रूप से सही हो। सॉफ्टवेयर की स्वतंत्रता, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तहत यूजर्स को सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मिल जाता है, जिससे वे इसे अपनी जानकारी या जरूरत के अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पायरेसी किससे सुरक्षा मिल जाती है? मॉडल सॉफ्टवेयर पायरेसी को कम करने में मदद करता है, क्योंकि लीगल सॉफ्टवेयर ही फ्री में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो उससे पायरेसी नहीं होता है, आप थर्ड पार्टी से उस चीजों को यूज नहीं करते, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। मैं बताई जैसे कि ये इसके सोर्स कोड जो है फ्रीली अवेलेबल होते हैं, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कम्युनिटी ड्रिवन होता है, जैसे कि मैं बोली यहाँ पर इसमें यूजर्स और डेवलपर्स का एक बड़ा समुदाय होता है और जो लगातार नए फीचर्स जोड़ते रहता है। फ्रीडम, एंड यूजर को सॉफ्टवेयर को रन, स्टडी, शेयर, मॉडिफाई करने की स्वतंत्रता होती है, आप कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, अपने ओपन सोर्स लाइसेंस दूसरों को मौजूदा प्रोडक्ट में बिना किसी विशेष व्यक्तिगत अनुमति के योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। आप चाहें तो आप उसमें जो भी योगदान देना चाहें आप दे सकते हैं। पॉपुलर लाइसेंसेस जैसे मैंने बता रही थी, पहला तो था जीएनयू जीपीएल, मतलब कि जनरल पब्लिक लाइसेंस। यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, जो सॉफ्टवेयर को कॉपी, मॉडिफाई या फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्रिएटिव कॉमन क्या होता है? हालांकि यह मुख्य रूप से रचनात्मक कार्य जैसे म्यूजिक, फिल्म के लिए होता है, पर यह किसी भी कार्य के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को सक्षम बनाता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ
FOSS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइनक्स होता है, वेब ब्राउजर जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, और ऑफिस सूट्स में लिब्रे ऑफिस है। आप MS ऑफिस बिल्कुल मत समझना कि वो फ्री होता है, MS ऑफिस जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि अरे हमारे सिस्टम में तो पहले से रहता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आज की वीडियो को लाइक करो, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो मैंने सारे महत्व समझा दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से महत्व देख लेना और इसको कैसे लिखे एग्जाम में ये पढ़ सकते हो। एमसीक्यूज मैंने रखे हैं, जैसे कि 2-3 एमसीक्यू मैं करवा देती हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन सा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक तो हम बहुत होते हैं, पर कौन सा प्राइमरी? इट इज ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव टू परचेस। नहीं, परचेस तो करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स सोर्स कोड इज ओपन फॉर एनीवन टू एक्सेस, मॉडिफाई एंड इम्प्रूव। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यूजर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग द सॉफ्टवेयर। नहीं, शेयर कर सकते हो आप, प्रोहिबिटेड नहीं रहता। इट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट बोल रहा है विच लाइसेंस इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड अ पब्लिक लाइसेंस फॉर क्रिएटिव वर्क लाइक म्यूजिक, फिल्म और लिटरेचर वगैरह है, उसके लिए कौन सा होता है? तो हमने पढ़ा था, वो होता है CC, क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। व्हाट डज द JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस गारंटेड फॉर एन यूजर? क्या गारंटी देता है ये जनरल पब्लिक लाइसेंस? द राइट टू ओनली यूज द सॉफ्टवेयर फॉर 3 days। नहीं, इस तरह से तो नहीं होता। द फ्रीडम टू रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। हाँ, इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर दैट इज सोल्ड कमर्शियली एंड हुज सोर्स कोड इज नॉट शेयर्ड इज नोन एज, ठीक है। सोर्स कोड जो है वो शेयर्ड नहीं है और ये क्या है? कमर्शियली सोल्ड हो रहा है, ठीक है। तब वो क्या है? वो किस तरह का है? क्या बोलोगे उसको? तो उसको बोलते हैं प्रोप्रायरिटी सॉफ्टवेयर, बोलते हैं उसको, प्रोप्रायरिटी होता है, ठीक है। सोर्स कोड जो है वो शेयर नहीं किया जाता, ठीक, याद रखना। और बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल होता है? तो इसमें से होता है ये ubuntu। ubuntu फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? मतलब क्या है पायरेसी? मतलब मॉडिफाइंग एन ओपन सोर्स प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट। नहीं, द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। कोई कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है लेकिन आप उसका यूज अनऑथराइज्ड वे में कर रहे हो, मतलब बिना यूजर के, बिना ऑनर के परमिशन के आप उसका यूज कर रहे हो, उससे लाइसेंस आपने नहीं लिया और डिस्ट्रीब्यूट भी करने लगे हो, ठीक है। तो यही होता है क्या? सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, कैपकट वगैरह का यूज कर लेते हैं, ठीक। क्रिएटिव कॉमन इनेबल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ कॉपीराइटेड वर्क? क्रिएटिव कॉमन कहाँ पर इनेबल होता है? तो परमानेंट डिलीशन ऑफ द वर्क फ्रॉम द इंटरनेट। नहीं, वैसे तो कुछ वर्ड ही नहीं है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड द राइट फॉर अदर्स टू बिल्ड अपन द वर्क। हाँ, जो भी वर्क उसने बनाया है, जो भी काम उसने किया है, वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब आप उसका यूज कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो काम होता है उसको हम किसके अंदर में लेते हैं? क्रिएटिव कॉमन। जैसे म्यूजिक वगैरह बन जाता है, म्यूजिक सभी यूट्यूब में आ जाती है, नहीं तो आप जैसे शादी में बजा सकते हो उन म्यूजिक्स को, है ना, बर्थडे पार्टी में बजा सकते हो, कहीं भी बजा सकते हो, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं जो कि है साइबर क्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइबर क्राइम। क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं साथ के साथ इसमें बात करूंगी, लेकिन इसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि साइबर क्राइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये सभी क्या होते हैं? साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है। जैसे आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, खासकर एमसीक्यू में तो बनते ही बनता है। डिजिटल वातावरण में की जाने वाली, डिजिटल वातावरण, डिजिटल एनवायरनमेंट में की जाने वाली क्रिमिनल एक्टिविटी को ही हम बोलते हैं साइबर क्राइम। इसमें या तो कंप्यूटर स्वयं टारगेट में होता है, या तो कंप्यूटर का उपयोग अपराध करने के लिए एक टूल्स के रूप में यूज हो रहा होता है। मतलब आप कंप्यूटर का यूज ही साइबर बुलिंग के लिए कर रहे होते हैं, या तो फिर कंप्यूटर का उपयोग करके आप कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको एक टूल्स के रूप में ले रहे होते हैं। तो क्या क्या टाइप होते हैं इसमें? तो पहला होता है हैकिंग। इन सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी ऊपर ऊपर से जानो क्या होता है हैकिंग। मतलब किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने का कार्य, ठीक है। आप किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड लेना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं किसी भी चीज का, इस तरह से एक्सेस लेना चाहते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिशिंग, नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से यूजर का सेंसिटिव डेटा आप ले ले रहे हैं, ठीक, तो वो फिशिंग।
रेंसमवेयर क्या होता है? एक ऐसा मालवेयर जो यूजर के डेटा को, मालवेयर भी मैं बताऊंगी, यूजर के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और उसे एक्सेस करने के बदले में फिरौती रैंसम मांगने लगता है कि भाई अगर तुमको ये डेटा चाहिए तो ठीक है, तुम पहले मुझे इतने पैसे दो तब मैं तुमको ये डेटा दूंगा यूज करने के लिए। इस तरह से इनक्रिप्ट कर देगा उसको। आइडेंटिटी थिफ्ट, किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, आधार, पैन या बैंक का क्रेडेंशियल, इन सबको वो ले लेगा और फिर उसका गलत यूज करने लगेगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। वैसे मालवेयर क्या होता है मैं बता रही हूँ। एक होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ये मालवेयर जो होता है ये होता है बुरा सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्म करेगा आपके कंप्यूटर को या फिर आपके डेटा को, हार्म करेगा आपके कंप्यूटर का, आपके डेटा को, उसको बोलते हैं मालवेयर। ये है क्या? सॉफ्टवेयर ही है, पर ये अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, चलो पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो सबसे पहले क्या होता है? हैकिंग। तो हैकिंग मतलब, हैकिंग दो तरह के होते हैं, एथिकल और नॉन एथिकल दोनों होते हैं। एथिकल मतलब जब आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में सुरक्षा कमियों को खोजने के लिए हैकिंग करते हैं, मतलब कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज था तो उनको सॉल्व करने के लिए आप हैकिंग कर लेते हैं, है ना, और परमिशन ले लेते हैं यूजर का, ऑनर का, है ना, तो उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको व्हाइट हैट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक हैकिंग। और दूसरा होता है नॉन एथिकल हैकिंग, मतलब कि जब जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है उसको चुराने के लिए या सिस्टम को हार्म करने के लिए आप अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं दूसरे के सिस्टम का, तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या? नॉन एथिकल हैकिंग। इसको बोलते हैं ब्लैक हैट। ठीक है, और इनको क्रैकर्स भी बोलते हैं। ठीक, जैसे कि देखो टाइप ऑफ हैकर्स कैसे कैसे होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट, मेनली इन तीनों को याद रखना आपको। ब्लैक हैट मतलब मिलीशियस हैकर होते हैं जो हार्म करना चाहते हैं आपके साइट को, आपके डेटा को, आपके सिस्टम को, है ना। और व्हाइट हैट वाले एथिकल हैकर होते हैं जो सिक्योरिटीज वगैरह को या बाकी चीजों को देखने के लिए आपके परमिशन से वो क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं व्हाइट हैट। और ग्रे हैट जो होते हैं ये मेलिशियस नहीं होते, हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन ये एथिकल भी नहीं होते। ठीक है, हम भी नहीं पहुंचाएंगे पर एथिकल भी नहीं है, तो ग्रे हैट बोलते हैं। ठीक, तो यहीं पर अभी एक एक को बताया कि एथिकल हैकिंग क्या होता है कि जब हैकिंग द्वारा लूप होल को खोजने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए आप कुछ हैकिंग करें, तो उसको हम बोल देते हैं एथिकल हैकिंग। सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं ये जो हैकिंग करते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा कमियों को, ठीक है, जो भी गैप हो गया, सिक्योरिटी गैप है, उनको ढूंढेंगे। ठीक है, और ये उनके ही विशेषज्ञ होते हैं, इनके ही एक्सपर्ट होते हैं। प्रोटेक्शन, ये वेबसाइट के ऑनर को अपनी खोज का रिपोर्ट करते हैं और उनके भविष्य साइबर हमलों से, उनके जिससे भविष्य के साइबर हमलों से सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, जो भी ऑनर है उसको। इनको व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। नॉन एथिकल हैकर मतलब क्या होता है? ये सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए, डेटा को थेफ्ट करने के इरादे से आपसे पूछेंगे नहीं, अनऑथराइज्ड वे में आपके डेटा को एक्सेस कर लेंगे, आपके सिस्टम को, आपके पासवर्ड को एक्सेस कर लेंगे और जो भी काम करना चाहे वो कर ले। इलीगल फोकस, इनका मुख्य ध्यान सुरक्षा को, सिक्योरिटी को क्रैक करना होता है और जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको चुराना होता है। ठीक है, तो इस तरह वो बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ना, डिजाइन वाले सॉफ्टवेयर डिजाइन वाले पीपीटीज या प्रोजेक्ट बन जाते हैं और उसको कोरियन ड्रामास वगैरह में ज्यादा होता है, दूसरी कंपनी को बेच देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हैकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं लीगल। हाँ, वे अपने कौशल, जो भी उसका स्किल्स है उसका उपयोग पैसे कमाने के लिए या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, इन सब के लिए करने लगते हैं। इनको ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एथिकल और नॉन एथिकल के बीच में अंतर, यही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो मैंने तो अभी बता दिया कि जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं इनका उद्देश्य केवल सिस्टम की कमियों को ढूंढकर उनको ठीक करना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना होता है। ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं और ऑनर की अनुमति से ये काम करते हैं। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य डेटा को चोरी करना होता है, करप्ट करना होता है, फिरौती मांगना होता है, इस तरह से हार्म ही करना चाहते हैं ओवरऑल आपका। ठीक है, दोनों के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, तभी तो हैक कर ले रहे हैं। हमको और आपको बोले हैक करने, हम अपना फोन, अपने भाई का फोन हैक ना कर पाए फिर तो छोड़ दो किसी और का, है ना। लेकिन एक का उपयोग सुरक्षा के लिए और दूसरा का विनाश के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आया था, मैं दिखा दूं आपको। ये साइबर क्राइम से बचने के लिए किन मुख्य सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है कि क्या क्वेश्चन है कि की स्ट्रेटेजीज टू कम्बैट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए।
तो सबसे पहला है कि आप रेगुलर डेटा बैकअप लेते रहें, है ना, चाहे आप ड्राइव में रखें या पेन ड्राइव में रखें, लेकिन आप डेटा बैकअप रखें। तो अपने सभी महत्वपूर्ण फाइल और डेटा का नियमित रूप से बैकअप रखना चाहिए, ठीक है, हार्ड ड्राइव में, क्लाउड स्टोरेज में। यदि रैंसमवेयर जैसे हमले अगर आप पर हो गए और उसने डेटा को लॉक कर दिया, तो भाई वो फिरौती मांगेगा कि डेटा को ओपन करना है, यूज करना है, तो मैं मुझे दो ये पैसे। लेकिन आपके पास उसका बैकअप पड़ा है, तो आपको फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है यूज ऑफ अपडेटेड एंटीवायरस। हमेशा एंटीवायरस को अपडेट करते रहें और अच्छा एंटीवायरस, विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें, ठीक है। दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें, बार बार उसको चेंज करते रहें और यूनिक रहना चाहिए आपका पासवर्ड। कॉशन विथ लिंक एंड ईमेल, ठीक है, अज्ञात स्रोतों से प्राप्त ईमेल, अटैचमेंट या फिर जो भी लिंक होते हैं, है ना, उन लिंक्स को क्लिक ना करें। इसमें ज्यादातर फिशिंग का हमला होने का चांस रहता है। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, यदि आप किसी साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो इसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, रिपोर्ट करो अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, वहां पर जाके आप कर सकते हो, या फिर साइबर सेल अगर आपके आसपास है तो वहां पर भी जाके रिपोर्ट करा सकते हो, ठीक। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें को अपनी हैबिट में लाएं, तो क्या करें क्या ना करें, ये इस तरह से एनसीईआरटी में दिया था कि पहला तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा चालू रखें, ठीक है, मतलब कि अगर आप लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में ओटीपी भी मांगे, ऐसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और क्या, सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट करते रहें, है ना, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग जैसे काम ना करें, अनजान लिंक्स पर जैसे स्पैम मैसेजेस पर क्लिक ना करें, एक ही पासवर्ड पर जगह जगह उपयोग ना करें, एक ही पासवर्ड हर जगह लगा देते हैं हम, ईमेल में वही लगा देंगे और कुछ में हम वही कुछ दूसरे में लगा देंगे, इस तरह से यूज ना करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। तो यहाँ पर बोले साइबर क्राइम से बचने के लिए किन मुख्य सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए, क्या क्या करें, तो यही पर है। सबसे सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करें, एंटीवायरस डलवाएं, सुरक्षित ब्राउजिंग करें, विश्वसनीय वेबसाइट पर ही आप सर्फ करें, है ना, मजबूत प्रमाण मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्रिय करें हमेशा, है ना, डेटा मैनेजमेंट, महत्वपूर्ण डेटा को क्लाउड में या फिर हार्ड डिस्क में इस तरह से रखें और बैकअप लेते रहें। तो साइबर क्राइम क्या है, फिशिंग और रैंसमवेयर के बीच में अंतर बताइए, ये बोल रहा है, ठीक है, फिशिंग और रैंसमवेयर ये क्या होता है, इनके बीच में अंतर बताना है। तो साइबर क्राइम किसी व्यक्ति, समूह या देश के खिलाफ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध है, ठीक है, किसी के खिलाफ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपराध होता है वो सभी क्या है, साइबर क्राइम, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको फाइनेंशियली वो हार्म करे या फिर आपको मानसिक उत्पीड़न दे। मानसिक उत्पीड़न को क्या बोलेंगे, मेंटल हरासमेंट पहुंचाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या मुख्य भाग है इसके, पहला तो है फिशिंग। फिशिंग मतलब होता है कि यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें असली दिखने वाला नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करके यूजर के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चुराए जाते हैं, ठीक है, स्पैम में जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे वो यूपीआई का आजकल बहुत बढ़िया एड चलता रहता है, ठीक है, अब उनका नाम तो नहीं पता मुझे, पर उनका ऐड आता रहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो वही वाला है फिशिंग, जिसमें कि आपको असली दिखने वाली चीजें होंगी, असली लिंक लगेगा, वेबसाइट्स लगेगा, अटैचमेंट जो डला रहेगा मेल में या मैसेजेस में, पर वो होंगे क्या, आपको फंसाने के तरीके। फिशिंग इज इक्वल टू फिशिंग मतलब फंसाना। रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक हानिकारक सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और डेटा को वापस अनलॉक करने के लिए रैंसम की फिरौती मांगने लगता है, ठीक है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो फिर आप क्या करो, बोल रहा है वो, फिरौती मांगने लगेगा। बचाओ, तो इन अपराधों से बचने के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और लीगल हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये निकलता है कि तकनीकी विकास के साथ साइबर अपराधों की प्रकृति भी बदलती जा रही है। लोग नए नए तरीके से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको मूर्ख नहीं बनना है। एक जिम्मेदार नेटिजन के रूप में हमें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक, अवेयर रहना चाहिए, और जो भी आपको लगता है संदिग्ध गतिविधियां या फिर सस्पेक्टेबल एक्टिविटी टाइप का कुछ आपको लग रहा है, तो आप साइबर सेल में जरूर से उसका रिपोर्ट करें। अब यहाँ पर हम लोग कुछ साइबर क्राइम के जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार भी रखा है क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आप अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने का कोई कोशिश करेगा नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम के माध्यम से, तब वो है हैकिंग, ठीक है। और फिशिंग मतलब क्या होगा कि अनअवेफुल एक्टिविटी आपके साथ, असली दिखेगा,
वो वेबसाइट लेकिन रहेगा क्या, नकली। ईमेल में कुछ अटैचमेंट है वो दिखेगा असली लेकिन वो रहेगा नकली, वो है फिशिंग। ठीक है, तो यूजर को धोखे से यूजर नेम, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स देने के लिए ये काम होते हैं। एसएमएस वगैरह भी आते हैं। रैंसमवेयर मतलब मैं बता दी, ऐसा मालवेयर जो आपकी पूरी डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा और उसको एक्सेस करने के लिए आपसे फिरौती मांगने लगेगा। ठीक है, अनब्लॉक करने के लिए फिरौती मांगे। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब होता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी को वो चुरा के, आपके पर्सनल डेटा को चुरा के उसका गलत उपयोग करने लगे, जैसे आधार, पैन और बैंकिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके फाइनेंशियल धोखाधड़ी करने वाला काम जो होता है ना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर में आता है। तो साइबर अपराध और विभिन्न रूप यही है इसके। ठीक, अब यहाँ पर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइबर क्राइम को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करे? एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स, नहीं भाई। क्राइम कमिटेड ओनली यूजिंग फिजिकल टूल्स लाइक हामर्स वगैरह से अगर कोई क्राइम कर रहा है वो है क्या साइबर क्राइम? नहीं भाई। एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, जो भी क्राइम कंप्यूटर और नेटवर्क से इन्वॉल्व हुआ है, मतलब इसका यूज करके कोई क्राइम कर रहा, अपराध कर रहा है, तो वही क्या है भाई, साइबर क्राइम। एथिकल हैकिंग क्या होता है? हमने बोला टू स्टील पर्सनल डेटा, नहीं भाई, पर नहीं चुराते ये। फाइंड एंड फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन अ सिस्टम, हाँ, तो यही होते हैं कौन, एथिकल हैकर्स। ठीक है, और भी क्वेश्चन है आप कर लेना। ठीक, स्टॉप कर करके इन क्वेश्चंस को कर लेना क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मुझे पढ़ाना है। क्विक रिवीजन टेबल में मैंने आपके लिए बनाया है, आप इस तरह से एग्जाम के पर्पज से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक बार आप पढ़ेंगे एग्जाम के पहले तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जरूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियोस को शेयर करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी का अर्थ है इंटरनेट का उपयोग करते समय अपनी व्यक्तिगत और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही है साइबर सेफ्टी। जब भी आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, आप क्या करें, सुरक्षित रहें। ठीक है, क्या चीजें करें कि आप जो है साइबर बुलिंग का शिकार ना हो, साइबर क्राइम का शिकार ना हो, तो इन चीज़ों के लिए क्या करें, वही है साइबर सेफ्टी। अब क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो सबसे पहले तो सेफली ब्राउजिंग द वेब। सबसे पहला यही है कि जब भी आप ब्राउजिंग करें तो अच्छे वेबसाइट से ही ब्राउजिंग करें। कैसे? तो चेक फॉर एचटीटीपीज एंड लॉक आइकन, हमेशा देखें जिस भी आप वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उसमें एचटीटीपीएस रहे और लॉक का आइकन दिखे। ठीक है, एचटीटीपीएस क्या होता है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, कौन से में, मैं जब आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रही थी मैंने बहुत डिटेल में ये पढ़ाया। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोलते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि आपके ब्राउजर और सर्वर के बीच साझा किया गया डेटा हमेशा कैसा रहे, इनक्रिप्टेड रहे। ठीक, लॉक आइकन एड्रेस बार में ताले का निशान, हाँ ये आपको दिखता है ना कि वेबसाइट के पास एक वैध एसएसएल सर्टिफिकेट है। ठीक, अवॉइड पब्लिक वाईफाई एंड सेंसिटिव फॉर सेंसिटिव टास्क, जब भी आपको बैंकिंग का काम, कुछ सेंसिटिव टास्क करना है, आप पब्लिक वाईफाई का यूज बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट या कैफे में आप मुफ्त की वाईफाई चलाने के चक्कर में आपका खुद का आप हार्म करने निकल जाएंगे फिर, है ना। रिस्क क्या है? तो मैन इन द मिडिल अटैक के जरिए आपके बैंकिंग पासवर्ड या पर्सनल डेटा को इनक्रिप्ट किया जा सकता है, इसलिए ना करें। सेफ्टी टिप्स ये है कि जब भी सेंसिटिव लेन देन करना हो, आपको सेंसिटिव ट्रांजेक्शन करना हो, तो उसके लिए आप मोबाइल डेटा या फिर किसी से हॉटस्पॉट ले लेना। ठीक, यूज ब्राउजर प्राइवेसी सेटिंग, हमेशा ब्राउजर प्राइवेसी सेटिंग रखना। क्या होता है ये? तो जो भी ब्राउजर होते हैं जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये बहुत सारी सुविधाएं आपको देता है। ठीक है, इसका उपयोग करके ये देखो, इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड, ये मोड होता है, इसका उपयोग करके करने पर ब्राउजर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और साइट डेटा को सेव नहीं करता है। या फिर आप पॉपअप ब्लॉकर इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हैं, नीचे में पॉपअप आता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो ये नहीं करना, आप उसको ब्लॉक कर देना हमेशा, क्योंकि वे अक्सर मॉलवेयर के स्रोत हो सकते हैं, उसके सोर्स हो सकते हैं, यहाँ से मालवेयर आ सकता है। मालवेयर मतलब मैं बताई, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर को ही हम मालवेयर बोलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपका हार्म कर सकते हैं, आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ हार्म करे, तो उन्हीं को बोलते हैं मिलीशियस सॉफ्टवेयर। तो बी अवेयर ऑफ थर्ड पार्टी कुकीज, हमेशा थर्ड पार्टी कुकीज से अवेयर रहे। कुकीज छोटी फाइल होती है जो वेबसाइट और उनकी प्राथमिकताओं को याद करने के लिए आपके कंप्यूटर पर स्टोर होती है ना। जो भी आप करेंटली आपने जो भी चीजें विजिट किया है या जो चीजें आपकी प्राथमिकताएं हैं
है ना, उन चीजों को वो स्टोर करके रखता है। तो इसके रिस्क क्या है, तो थर्ड पार्टी कुकीज आपके ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है, ठीक। और सेफ्टी टिप ये है कि ब्राउजिंग सेटिंग में जाकर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज ये विकल्प जरूर चुने, ब्लॉक कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ब्राउजिंग, सेफ ब्राउजिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बता दो सेफ ब्राउजिंग होता क्या है। तो इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान सुरक्षित रहना अनिवार्य, ताकि फिशिंग, मालवेयर और डेटा थेफ्ट जैसे खतरों से आप बच सके। सुरक्षित ब्राउजिंग करने के लिए कुछ तकनीकी समझ और सतर्कता कौशन आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, यूआरएल की जांच करें कि हमेशा इस तरह से एस के साथ में रहे। और दूसरा, अपने वेब ब्राउजर को हमेशा अपडेट रखें, ठीक है। अपडेट ब्राउजर है, अद्यतन क्या हो गया, क्योंकि नए अपडेट में सुरक्षा कमी जैसे सिक्योरिटी पैचेस को ठीक हो जाता है अपने आप, जैसे आप अपडेट कर देंगे। संदिग्ध डाउनलोड, ठीक है, सस्पेक्टेड डाउनलोड, अज्ञात या अविश्वसनीय वेबसाइट को कभी भी सॉफ्टवेयर या फाइल्स डाउनलोड ना करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा करें। अपने ऑनलाइन अकाउंट में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त ओटीपी और जोड़ें, ठीक। कंक्लूजन ये है कि सुरक्षित ब्राउजिंग केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक आदत है। आप हैबिट में ला लीजिए कि ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो आप जो है इन साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, इन सब के मामलों में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, वेज टू इंश्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कैसे आप अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले अच्छे पासवर्ड रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, जैसे कि पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, आपको किसी ऑथेंटिकेटर ऑथेंटिकेटर ऐप से कंफर्म करना होता है। इसके बिना कोई भी आपके अकाउंट में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। बी कॉशंस ऑफ ओवर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारी अपनी निजी जानकारी को, घर का पता, फोन नंबर, ये सब चीजें सोशल मीडिया में जमीनाई को शेयर ना करें, जो कि हमसे हो जाता है, हम ज्यादातर ये चीजें कर देते हैं। प्रोटेक्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी की फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी हर किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है और डिजिटल पहचान को सुरक्षित करने के लिए 4 उपाय बताइए। तो हम बता दिए आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है ना। क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है, मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना है, जो भी लिंक, स्पैम लिंक है या संदेह वाली लिंक है, उन सबको क्लिक नहीं करना है। बायोमेट्रिक्स हमेशा किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जहां संभव हो फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जैसी बायोमेट्रिक सुरक्षा का उपयोग करें, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि डेटा सुरक्षा में गोपनीयता का अर्थ है कि डिजिटल रूप से संग्रहित डेटा को प्राइवेसी बनाए रखना, जो भी डिजिटल डेटा है आपका, ठीक है, डिजिटली जो डेटा स्टोर है उस डेटा की प्राइवेसी बनाए रखना। ये सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील जानकारी, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज ना हो, हर किसी को पब्लिक ना हो, पब्लिकली एक्सेस ना हो, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है तो इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। साइबर ट्रोल और साइबर बुलिंग क्या होता है ये तो मैं आपको बता दी थी। ये इंटरनेट ट्रोल है, भड़काऊ मैसेज करते हैं, इन सबको इग्नोर करो। साइबर बुलिंग क्या है कि आपको चोट पहुंचाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए बार बार वो क्या कर रहे हैं, टारगेट करना, ये साइबर बुलिंग कहलाता है, ठीक है। अपमानजनक कमेंट हो सकते हैं, अफवाहें हो सकती है, या ऑनलाइन धमकियां कोई आपको दे सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करने की, या इस तरह से कुछ, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट की। तो ये सभी क्या है, साइबर बुलिंग है। ये अंतर पूछ रहे थे इसलिए मैं यहाँ पर बताई थी ये चीजें, ठीक। जरूर से सब्सक्राइब करें। साइबर सेफ्टी के अंतर्गत साइबर बुलिंग और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के महत्व को समझाइए। दोस्तों ये सारा चीज मैंने पढ़ा दिया है, क्या होता है, कैसा होता है, आप ना इन सब चीजों को पढ़ लेना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिखिए और इसके लिखने के तरीकों को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करी हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से चीजें ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मैं इसको आगे कर देती हूँ। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट्स। अब यहाँ पर मालवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैं बोली थी मालवेयर का कंटेंट मैं आपके लिए लाई, ठीक है। तो इंटरनेट ब्राउज करते समय उन नियमों, उन प्रैक्टिसेस या उन टेक्निकल टूल्स का उपयोग करना जो यूजर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेंसिटिव डेटा को ऑनलाइन खतरों जैसे मालवेयर या फिशिंग से सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या,
सेफ्टी। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और प्रोडक्टिव डिजिटल एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें होता है मालवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर इसका फुल फॉर्म होता है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाला एक शॉर्ट टर्म है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हार्डवेयर डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या डेटा को थेफ्ट करने या यूजर को कोई अन्य परेशानी पैदा करने के इरादे से विकसित किया जाता है, उसको बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है वायरस। वायरस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा जिसे मिलिशियस गतिविधियों, मिलिशियस एक्टिविटी करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेस को हैम्पर करने के लिए, बाधित करने के लिए बनाया जाता है ना। वो सॉफ्टवेयर बना ही इसलिए है कि आपके रिसोर्सेस को, आपके हार्डवेयर को कुछ ना कुछ वो क्या कर दे, बाधा डाले, उसमें कुछ ना कुछ हार्म करे आपके सिस्टम को, तो उसको बोलते हैं वायरस। अब वर्म क्या होता है? ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने दम पर काम करने में सक्षम होते हैं। भाई अगर आप कुछ वेबसाइट्स वगैरह ले रहे थे, मतलब एक्सेस कर रहे थे, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट था, वहां से आपने चीजें डाउनलोड करी, उसके बाद ये वर्म आ गया, तो ये क्या करता है, एक फाइल को तो करप्ट कर ही देगा जाके, फिर दूसरा फाइल को, फिर इस तरह से फैलने लगता है वर्म। ठीक है, तो वायरस के विपरीत इन्हें रेप्लिकेशन के लिए ह्यूमन ट्रिगर की आवश्यकता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कुछ करेगा फिर उसके बाद ये रेप्लिकेट होगा, चीजें इधर उधर फैलने लगेंगी, नहीं, दूसरे फाइलों में फैलने लगेंगी, नहीं। ये एक बार अगर आपके सिस्टम में आ गया ना दोस्तों, वो अलग 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 करके सभी फाइल्स को आपकी करप्ट करता जाएगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क के माध्यम से अपने आप फैलने लगते हैं। रैंसमवेयर, यह यूजर डेटा को टारगेट करता है और उसे इनक्रिप्ट यूजर का एक्सेस ब्लॉक कर देता है, वही जैसे कि मैं बताया, और उसके बाद रैंसम मांगने लगता है। ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रोजन हो जाता है, ये एक लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर है। लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि ये आपको दिखेगा एक वैलिड सॉफ्टवेयर की तरह, पर वैलिड सॉफ्टवेयर होगा नहीं। ठीक है, वैलिड सॉफ्टवेयर दिखेगा तभी तो यूजर क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर लेगा, और उसके बाद उसके साथ हो जाएगा ट्रिक। एक, यह खुद को अपने आप रेप्लिकेट नहीं करेगा, बल्कि ईमेल अटैचमेंट या डाउनलोड के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ईमेल वगैरह में ये चीजें होती है जो आपको सही लग रही होती है, पर वो चीजें वैलिड नहीं होती, सही नहीं होती। स्पाईवेयर क्या होता है? ये यूजर की जानकारी को बिना उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करके, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के क्या करेगा, यूजर की जानकारी के बिना उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके स्पाई करने का काम करता है। स्पाई मतलब स्पाईवेयर, केवल बीच में वो बैठा रहेगा मीडिएटर और सुनता रहेगा आपकी बातें, मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारा चीज। ठीक है, यह एकत्रित डेटा को किसी एक्सटर्नल एंटिटी को बाद में फिर भेज देगा। ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन ले लेगा, स्टोर कर लेगा और बाद में किसी को भेज देगा। एडवेयर, तो इसका मुख्य उद्देश्य डेवलपर के लिए रेवेन्यू जनरेट करना होता है। ये पॉपअप्स या फिर वेब पेजेस पर अनचाहे एडवर्टाइजमेंट बार बार आने लगता है। फोन में ये समस्याएं बार बार आती हैं कि आप कुछ एप्लीकेशन चला रहे हो, बाद में अचानक से वहां पर आ गया क्या, एड। तो इन सब का कारण होता है, इसी को बोलते हैं एडवेयर, फालतू फालतू के बार बार एड आने लगे। ठीक, तो यहाँ पर एक कोट्स मैंने रखा है, देखो आपको पसंद आता है नहीं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आप आज क्या कर रहे हैं ना, यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। जो आज आप करेंगे कल वही आप बनेंगे। बोलते हैं ना वो, एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो जैसा देखता है, सुनता है और करता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो आप अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें करिए, अपने फ्यूचर के लिए आज से मेहनत करिए, क्योंकि आज जो आप मेहनत करेंगे वही आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मालवेयर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बताइए। तो मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये प्रकार है वायरस, वोम, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है, और एडवेयर। वितरण के तरीके कैसे होते हैं? जब आप कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, है ना, फ्री स्टफ या मेलिशियस एडवर्टाइजमेंट, तो उनके माध्यम से मालवेयर डाउनलोड हो जाते हैं। स्पैम मेल, जब आप क्या कर रहे हैं, इमिडिएट हाइपरलिंक या फिर अटैचमेंट फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो वहां पर वो सॉफ्टवेयर मालवेयर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे हो जाए। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, जैसे पेन ड्राइव है, एसएसडी कार्ड है, मोबाइल फोन्स है, इनके माध्यम से भी मालवेयर जो है आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। नेटवर्क प्रोपगेशन, वॉर्म जैसे मालवेयर नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी फैल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर की टाइप्स मैंने बता दिया है। पहला होता है वायरस, उसके बारे में मैं पूरा बता चुकी हूँ। वॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, रैंसमवेयर मैंने बता दिया, ट्रोजन बता दिया, स्पाईवेयर और एडवेयर क्या होता है मैंने ये बता दिया है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न मालवेयर थ्रेट्स के बीच तकनीकी अंतर को स्पष्ट करिए। मतलब मालवेयर थ्रेट्स जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखो, वायरस और
वर्म में क्या होता है, तो वायरस फैलने लगते हैं। होस्ट फाइल और ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि वर्म जो है वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम होता है। जैसे आप इंटरनेट से जुड़ोगे, इंटरनेट के माध्यम से वो अपने आप को फैलाते हैं। ट्रोजन जो है वो लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर के जैसे दिखते हैं, पर वो होते नहीं है। ठीक है। डेटा एक्सप्लोरेशन, ये क्या होता है, रैंसमवेयर जो डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और आपसे फिरौती मांगता है कि अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप पहले मुझे ये पैसे दो। ठीक है। स्पाईवेयर क्या करता है, आप जो भी आपकी निजी जानकारी है उसको वो ले लेगा, आपसे स्टोर कर लेगा और किसी थर्ड पार्टी को भेज देगा। ठीक, तो ये होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही बोल रहा है कि कितने प्रकार होते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, मैंने अलग अलग तरह से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसको बताने का कोशिश किया है यहाँ पर। ठीक है, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, यहाँ पर अलग अलग मैंने इस तरह से, आप डायग्राम बनाना चाहें तो फिर आप बना भी सकते हैं। ठीक है, पहला तो अपीयरेंस आपको दिखेगा कि वो एकदम बढ़िया लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका डेटा स्टील हो जाएगा, इस तरह से कुछ होगा। सेफ्टी वेब एक्सेसिंग कर लिया, आप जरूर से देखना HTTPS लिखा है और सामने में यहाँ पर लॉक का सिंबल जरूर है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज मैंने रखे हैं, जैसे कि मालवेयर एंड वेब सेफ्टी के लिए ये सर्विस मतलब एमसीक्यूज है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मालवेयर, तो आपको पता है ये होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है विच टाइप ऑफ मालवेयर इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड टू अदर फाइल, दूसरे फाइल में फैल जाता है, अपने आप रेप्लिकेट होने लगता है, वो कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पर कंप्यूटर वायरस। ठीक है, वैसे होना चाहिए था तो ये वर्म है ना, वर्म। चलो, a legitimated looking video game that actually steal your password, legitimated वाली बात आ गई तो आपको पता ही है ट्रोजन हॉर्स है। What is the primary function of adware, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू क्रैश द कंप्यूटर सिस्टम, नहीं क्रैश तो नहीं करता, एडवेयर ना जो बार बार ऐड आता रहता है, उसकी बात। इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड मनी नहीं है, तो फिर कौन सा है, रैंसमवेयर। टू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, यस इसी को बोलते हैं क्या, एडवेयर। अब जब भी आप वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो किस चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें HTTPS है कि नहीं। ठीक, which icon in the browser address bar signifies that a website has a valid security certificate, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो वेबसाइट देख रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं उसमें। ठीक है, तो उसमें पैडलॉक आइकन होगा, अगर उसके पास है तो मतलब कि वो SSL सर्टिफाइड वाला क्या है, वेबसाइट है। Which of the following is not a safe practice for a web browsing, वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा चीज जो आप कर रहे हैं वो सेफ प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। तो वही बोल रहा है, अपडेटिंग योर एंटीवायरस, ये तो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्लिकिंग ऑन पॉपअप एड क्लेमिंग यूर, और नहीं भाई यही काम तो आप गलत कर दिए है ना, पॉपअप एड्स को कभी क्लेम नहीं करना है प्राइस वगैरह वॉर्न करने के लिए। ठीक, what act as a barrier between a trusted internal network and untrusted internal network, इनके बीच में कौन बैरियर के जैसे काम करता है, फायरवॉल। फायरवॉल का काम ही है कि ये फिल्टर करता है नेटवर्क को, कौन सा ट्रस्टेबल है और कौन सा ट्रस्टेबल नहीं है। ठीक, ये मैंने समरी टेबल आपके लिए रखा है, इन समरी टेबल्स को आप एग्जाम के पहले पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम टिप्स भी लगाए हैं, निमोनिक्स है जैसे VTAS, और इसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट, हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हो जाता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है ई वेस्ट, मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब आपको नाम से चीजें समझ में, कंप्यूटर साइंस में यही अच्छा है कि बहुत सारी चीजें तो आपको नाम से उनके कामों का समझ हो जाता है। तो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं या पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इनमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, बैटरी सभी शामिल हो सकते हैं। यदि इनका सही ढंग से डिस्पोजल ना किया जाए तो ये पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को और हमारे ह्यूमन के स्वास्थ्य को, हेल्थ को खराब कर सकते हैं, इनके लिए खतरा बन सकता है ये। ठीक है, तो ई वेस्ट की प्रॉपर डिस्पोजल और मैनेजमेंट के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। जैसे होता है सेरिगेशन, सेरिगेशन मतलब होता है अलगाव। ई वेस्ट को कभी भी सामान्य घरेलू कचरे के साथ में, या जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है उनके साथ नहीं मिलाना है, उनको आप अलग से डब्बे में कलेक्ट करें और अलग से उनको फिर बेचें। ठीक, रिसाइकलिंग, ई वेस्ट डिस्पोजल का एक सबसे अच्छा तरीका है ये कि रिसाइकल करना। इनमें ई वेस्ट को ऑथराइज्ड रिसाइकलर को दिया जाता है, जो इसमें से वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड, कॉपर और प्लास्टिक को अलग कर दोबारा उपयोग लायक बना देता है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, रिप्यूरिफाइंग,
यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थोड़ा खराब होने के कारण बेकार हो गया तो उसे फेंकना नहीं है, उसको रिपेयर करके आप दोबारा यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप किसी जरूरतमंद को दे दो, अपने छोटे भाई बहनों को, है ना। या फिर नेक्स्ट यहाँ पर है हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लीड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। अगर इन्हें खुले में जला दोगे ना आप या फेंक दोगे ऐसी, तो ये आप मिट्टी को, पानी को और जहरीला बना देते हैं, इसलिए इनका वैज्ञानिक तरीके से ही रिसाइकलिंग या उनको वेस्ट करें, ठीक है। तो ये है कंक्लूजन, देख लीजिएगा फ्लो चार्ट जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पर। ई वेस्ट मैनेजमेंट की रिसाइकलिंग, सबसे पहले आपके पास था एक न्यू प्रोडक्ट, ठीक, एक बार मैं सिलेक्ट कर लूँ उस न्यू प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था उनका यूज किया, उनको कंज्यूम किया, उसके बाद अब उसके एंड ऑफ लाइफ हो गए, मतलब वो गैजेट जो है अब वेस्ट में चले गए, मतलब या तो पुराने हो गए या खराब हो गए जैसा भी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेशन के लिए देंगे, सॉर्टिंग के लिए देंगे कलेक्शन सेंटर में, और उन लोग क्या करते हैं अलग अलग चीज़ों को, मतलब प्लास्टिक को अलग करेंगे और ये जो गैजेट्स हैं उनको अलग कर देंगे, है ना, और उसके बाद उसको रिसाइकलिंग प्लांट्स को दे देंगे, वो क्या करेंगे रिकवरी कर लेंगे इनका, ठीक, और उसके बाद ये वापस से रॉ मटेरियल बन जाएंगे, हम इनका यूज दूसरे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में आप वो जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिसाइकलिंग हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ई वेस्ट क्या होता है, 3 मेथड बताओ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे क्या मेथड्स हो सकता है उनको डिस्पोज करने की। तो मैंने बताए थे रिसाइकलिंग कर सकते हो, रीबफर ब्रेसिंग, ये क्या है, रीप्यूरिफाइंग, ठीक है। तीसरा होता है सैनिटरी लैंड फिलिंग, मतलब इसका इसमें ई वेस्ट को जमीन में गड्ढे खोद कर दबाया जाता है, हालांकि यह तरीका पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट थ्रेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट इज अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट। आप बोल रहे हो कि जब भी आप ई वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं करते, प्रॉपर वे में डिस्पोज नहीं करते हैं, तो वो आपके एनवायरमेंट को थ्रेट कर देता है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो और सजेस्ट मेजर्स फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, और ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करो, साथ के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थ्रेट्स एनवायरमेंट को खतरा कैसे हो जाता है, तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, ई वेस्ट को खुले में फेंक दोगे तो हैवी मेटल जैसे कि लीड है, कैडमियम है, ये सब क्या करेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे और जहरीले फसल को जहरीला बना देंगे। वाटर पोल्यूशन हो सकता है, बारिश के पानी के साथ ये रसायन जो है वो मिल जाएंगे ग्राउंड वाटर में, ठीक है, तो उससे भी खतरा हो सकता है एनवायरमेंट को। एयर पोल्यूशन में भी हो जाते हैं, ई वेस्ट को जला दोगे आप तो इससे जहरीले धुएं निकलने लगेंगे, जो सांस की बीमारी वगैरह का इशू आ सकता है, ठीक है। तो क्या करें, इसके लिए उपाय है सेग्रीगेशन आप करो, ई वेस्ट को सामान्य तरीके से किससे अलग रखो उसको, ठीक है। अवेयरनेस, लोगों को ई वेस्ट ड्रॉप ऑफ पॉइंट के बारे में बताओ। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार के नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी है कि वे अपने पुराने प्रोडक्ट को वापस ले और रिसाइकल करें, ठीक है। वैसे होता है कि नहीं, नहीं मुझे पता नहीं, वो वापस लेते हैं कि नहीं, मैंने तो सुना नहीं है, ठीक है, लेते होंगे। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो कि क्या कंपोनेंट है, उससे क्या सोर्स किससे बनता है वो, और इफेक्ट क्या होता है। जैसे लीड जो है वो सीआरटी स्क्रीन वगैरह में, बैटरीज में यूज होता है और ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। मर्क्यूरी जो है इससे स्विचेस बनते हैं, फ्लैट स्क्रीन बनता है, लेकिन ये जो है ब्रेन और किडनी को डैमेज करता है। कैडमियम जो है ये चिप रजिस्टर्स या इन सब में यूज होते हैं, लेकिन ये किडनी और बोन को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो कितने बड़े बड़े नुकसान है, देख रहे हैं आप, ठीक। तो ई वो अब कुछ एमसीक्यूज मैंने रखे हैं, देखो। ई वेस्ट स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट। कैसे ई वेस्ट को आप डिस्पोज करो जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा आपके लिए। तो उसको जला दोगे क्या, नहीं, ये लैंड में, मतलब क्या बोल सकते हैं, मिट्टी में दफना दोगे, नहीं, रिसाइकल करोगे, सबसे अच्छा तरीका यही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉमनली फाउंड इन ओल्ड बैटरीज एंड कैन कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर इफ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे कौन कौन से पुरानी बैटरीज है जिसमें किस तरह के सब्सटेंस होते हैं और जिनको अगर आपने ऐसे ही डिस्पोज कर दिया तो आपके ग्राउंड वाटर को वो नुकसान कर देते हैं। तो वो होता है लीड और मर्क्यूरी, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन है, आप ये सब देख लेना, ठीक।
बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं आपके लिए, ताकि आप इनको प्रैक्टिस करो तो चीजें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। ठीक, आप स्क्रीनशॉट या स्टॉप कर करके इनको देख लेना, नहीं तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये समरी टेबल भी रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका नोट्स बना सकते हो, ये आपको एग्जाम के टाइम में काम आएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, और टॉपिक का नाम है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछता ही है, पिछले बार एमसीक्यू भी पूछा था जब 2023 में केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस का एग्जाम था, उसमें कुछ तो इससे आया था, शायद कोई सेक्शन पूछा था या कुछ तो ऐसा पूछा था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है, पर कुछ तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। 2000 में लागू हुआ, 17 अक्टूबर को, याद रख सकते हो, मे भी क्वेश्चन पूछे। यह भारत में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को नियंत्रित करने वाला प्राइमरी लॉ है। यह कानून यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये इसके मॉडल लॉ पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य कागजी दस्तावेजों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और संचार के अन्य साधनों के माध्यम से किए गए लेन देन को लीगल रिकॉग्निशन प्रदान करना है। ठीक है, आप जो भी डेटा शेयर करते हैं, पहले आप कागजी दस्तावेज से शेयर करते थे, अब आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली दूसरों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो भी डेटा शेयर हो रहा है उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करने के लिए आईटी एक्ट 2000 लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस अधिनियम को समझने के लिए 3 भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। पहला होता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन। यह अधिनियम डिजिटल दुनिया को वही दर्जा देता है जो फिजिकल वर्ल्ड को प्राप्त होता है। ठीक है, जितना फिजिकल वर्ल्ड को चीजें प्राप्त है, जितनी राइट प्राप्त है, उतना ही डिजिटल वर्ल्ड को भी प्राप्त होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 4, यदि कोई कानून यह मांग करता है कि जानकारी लिखित या प्रिंटेड होनी चाहिए तो वह आवश्यकता पूरी मानी जाएगी यदि जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध और सुलभ है। ठीक है, आप कोई चीजें लिखित मांगते हो या फिर प्रिंटेड मांगते हो, तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेंड करोगे तब भी वह उसके बराबर ही होगा। ठीक है, वैलिड है। डिजिटल सिग्नेचर, ये सेक्शन 5 है। यह डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देता है। यह प्रमाणित करता है कि डिजिटल हस्ताक्षर का वही महत्व है जो हस्तलिखित हैंड रिटन सिग्नेचर का है। तभी तो दोस्तों अभी जो हमको सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, सीटेट के, सीजीटे, मतलब इन सभी के, है ना, नेट के आपको मिलते हैं, सेट के, तो इन सर्टिफिकेट में देखना डिजिटल सिग्नेचर रहता है, क्योंकि इनकी मान्यता उतनी होती है जितना हैंड रिटन सिग्नेचर की होती है। ठीक, और ये सेक्शन 5 के अंदर में आता है। जैसे ये डिजिटल सिग्नेचर है, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ टर्म्स और इमीडिएट रिजल्ट, ये सभी जो है आईटी के लिए बेनिफिशियल। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो है रेगुलेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई है, जैसे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथराइज ऑथर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। केंद्र सरकार यह कंट्रोलर नियुक्त करती है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस जारी करता है, ये आम जनता को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं। ठीक है, जो भी आम जनता है उनको डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट जारी करते हैं। कौन? ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक, साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल, यह एक विशेष अदालत है जो साइबर अपराधों और कंपोजिशंस कम क्या है, मुआवजे से संबंधित विवादों को सुलझाती है। ठीक है, साइबर अपराध हो गया या फिर उससे संबंधित मुआवजे हैं, उनको सुधारने के लिए, मतलब सुलझाने के लिए सीएटी का यूज होता है। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, आईटी एक्ट में साइबर अपराधों के लिए एक सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के दंड है। पहला जैसे कि सेक्शन 43 में है डैमेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 डैमेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के, ये पूरा इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर से देख के जाइएगा, ऊपर का नहीं देख रहे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया चल जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ना। तो यही सेक्शन 43 बोलता है कि डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या डेटा डाउनलोड करता है या वायरस डालता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है
सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, जैसे कि यह धारा हैकिंग और कंप्यूटर के जरिए डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडलेंट एक्ट से संबंधित है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी के साथ आपने बेईमानी कर दी, फ्रॉड कर दिया किसी के साथ। सेक्शन अभी 66 जो है ना, इसके बहुत सारे अंदर अंदर सब सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 66C ये आइडेंटिटी थेफ्ट को बताता है। यदि किसी और का पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आप चोरी कर लिए तब ये लग जाता है आप पे, सेक्शन 66C। और ये डी क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का उपयोग करके चीटिंग बाई पर्सोनेशन करना, मतलब दूसरे के कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके आप दूसरे को फ्रॉड कर दिए, चीट कर दिए दूसरे के साथ, ये गलत है। ठीक है, और 66E बोलता है कि निजता का उल्लंघन, मतलब वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, जैसे किसी की निजी तस्वीरें आपने शेयर कर दी तो वो हो जाता है 66E। और एफ क्या होता है, साइबर टेररिज्म, यह सबसे गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालता है तो उसे लाइफ टाइम या आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 66 के एक्ट है जो आईटी एक्ट के अंदर आते हैं, जो ऑफेंस एंड पेनल्टी के अंदर आते हैं। 43 में कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना है। 66 में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, जैसे हैकिंग करना, दूसरों को डिसऑनेस्ट करना, इस तरह से। और 66C में दूसरे की आइडेंटिटी को ले लेना और यूज करना, उसका मिस यूज करना। 66D में दूसरे की कंप्यूटर रिसोर्सेज का उपयोग करके चीट करना। और 66E में आता है कि प्राइवेसी का वायलेशन करना, दूसरे की तस्वीरें उसके बिना परमिशन के आपने शेयर कर दी, है ना। और 66F में आता है साइबर टेररिज्म, जिसमें आपने भारत की अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डाल दिया, ऐसा कुछ आपने काम कर दिया तो उससे आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, और सेक्शन 67 क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री जैसे ऑफेंस मटेरियल्स को प्रकाशित या प्रस्तारित करना भी दंडनीय अपराध होता है। ठीक, अब इसमें संशोधन भी आए, जैसे कि मूल संशोधन अधिनियम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो 2009 में लागू हुआ। 2008 में एक बार संशोधन भी हुआ है। एक सबसे पहले तो आईटी एक्ट आया कब था, 2000 में आया था। 2000 में आने के बाद इसका संशोधन हुआ 2008 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 2009 में। ठीक, तो इसमें क्या क्या संशोधन थे, पहला था डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पर जोर दिया इसने। सेक्शन 66A में ये जोड़ा गया क्या कि आक्रामक संदेश भेजना, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, 66A में जो था ना कि आक्रामक संदेश भेजना ये गलत है, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया है। उसके बाद है साइबर टेररिज्म, 66F को भी शामिल किया गया है। ठीक है, एफ जो था वो पहले नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया। और ए में 66A में जो चीजें थी उसको यहाँ से हटा दिया गया। ए में कुछ था, है ना, जो कि अभी बताया ना, आक्रामक संदेश किसी को भेजना वो गलत था। किसी को आप धमकियां दे रहे हो, धमकियां वमकियां दे रहे हो, तो उसके लिए भी एक्ट बना था जिसको संशोधित कर दिया। तो आईटी एक्ट 2001 का व्यापक कानून है जो डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। ठीक है, बैकबोन है भाई। ये ई गवर्नेंस को सक्षम बनाता है, ई कॉमर्स में भरोसा पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है और साइबर अपराधियों के लिए एक बड़े दंड सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये और 2008 में इसका संशोधन भी हुआ था। यहाँ पर मैंने एक साथ रखा है, आप यहाँ पर एक साथ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी चीजें एक साथ आपको याद हो जाएंगी। 66 के कुछ सब जो सेक्शन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल जो है हमने रख दिया है यहाँ पर, और क्या था, कैसे था, क्यों था, सारा चीज इसमें आपको मिल जाएगा। की ऑफेंस भी यहाँ पर सभी आ गए हैं। 63 डैमेज के लिए है। ठीक है, 65 जो है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। 66 जो है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में, जिसमें सी आइडेंटिटी थेफ्ट और ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, तो ये समरी टेबल आप स्क्रीनशॉट करके रखते हैं ना, आपके एग्जाम के टाइम में काम आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक भी है हमारे इस वीडियो का। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टॉपिक है भाई, केवल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर्स का यूज टीचिंग में करते हैं तो कुछ जेंडर और डिसेबिलिटीज इशू आ जाती है, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है जेंडर इशू वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। क्या इश्यूज आते हैं, तो
टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस, टेक्निकल रिसोर्सेस तक पहुंच और उनके उपयोग में महिला और पुरुष के बीच का अंतर जो है उसी को बोलते हैं जेंडर डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड से भी क्वेश्चन आता है। डिजिटल डिवाइस वो होता है कि जो इंटरनेट का यूज करते हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं और जो डिजिटल डिवाइसेस का यूज नहीं करते, उनके बीच का डिफरेंस होता है डिजिटल डिवाइड। अब यहाँ पर जेंडर डिजिटल डिवाइस मतलब कि जेंडर भी अब इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, कि महिला और पुरुष के बीच में जितना अंतर होता है डिजिटल डिवाइसेस को यूज करने का, उसको बोलते हैं जेंडर डिजिटल डिवाइसेस। अब यहाँ पर की इश्यूज देखें तो पहला जो कारण है जेंडर डिजिटल डिवाइड का, वो पहला कारण है जेंडर स्टेरियोटाइप्स, मतलब रूढ़िवादिता। समाज में यह गलत अवधारणा व्याप्त है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या हार्डवेयर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र जो मुख्य रूप से पुरुषों के लिए बने, ऐसा लोगों का नहीं, मतलब समाज का मानना है। इसके कारण जो है लड़कियां अक्सर इन विषयों को चुनने से कतराती है, कंप्यूटर सिस्टम जैसे नहीं लेते हैं। उनके घर वाले भी लेने बोले, अरे भाई ये क्या ले ली हो तुम, है ना। हमारे और आपके घर वाले, मतलब हम लकी है जो हमको ऐसे घर वाले मिले कि जो लेना है बेटा ले ले, है ना। दूसरा क्वेश्चन, लैक ऑफ रोल मॉडल्स। पाठ्य पुस्तकों और तकनीकी इतिहास में महिला वैज्ञानिक जैसे एडा पता नहीं क्या है, ग्रेस हॉपर्स की योगदान को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता, जिससे छात्राओं में आत्मविश्वास की कमी होती है। उनको लगता है कि जितने भी ये CS IT से रिलेटेड है ये सारे तो मेल है, फीमेल तो कोई है ही नहीं। तो पाठ्य पुस्तकों में इन रोल मॉडल्स को ऐड करो जो कि महिलाएं भी थी, ठीक है, फीमेल्स भी थी। एक्सेस एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। कई घरों में या ग्रामीण स्कूलों में लड़कों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़कियों को घरेलू काम और गैर तकनीकी या नॉन टेक्नोलॉजी विषयों की ओर धकेल दिया जाता है। होम साइंस ले ले बेटा, तो इस तरह का काम करा दिया जाता है ना। नेक्स्ट जो है वो है क्लासरूम एनवायरनमेंट। लैब सत्रों के दौरान अक्सर लड़के कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे लड़कियों को हैंड ऑन प्रैक्टिस का करने का मौका कम मिला। अरे भाई, ऐसा लगता है फिर कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट तब आएगा जब तुम उनको चीजें सीखने दोगे, करने का मौका दोगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस करने का मौका दोगे। वही मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ से करना। वैसे आजकल ये चीजें नहीं है, आजकल तो लड़की लड़के दोनों बराबर है। स्कूल्स में भी पर्याप्त कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। और अगर नहीं भी होते हैं तो जितना मौका लड़कों को मिलता है उतना ही मौका लड़कियों को मिलता है ना। ऐसे ही है हमारी तरफ। तो आप अपने एरिया का बताइए। साइबर सेफ्टी कंसर्न। ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग के डर के कारण भी कई महिलाएं इंटरनेट का यूज नहीं करती और कंप्यूटर के स्वतंत्र उपयोग से पीछे हट जाती है। तो ये सब कारण है जेंडर डिजिटल डिवाइडेड के, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम्स तो छोड़ दो, अब हम लोग पढ़ते हैं डिसेबिलिटी इश्यूज क्या क्या आती है जब भी हम टीचिंग के में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते समय दिव्यांग या जो स्पेशल स्टूडेंट जिनको हम बोलते हैं विशिष्ट छात्र, दिव्यांग छात्र के सामने आने वाली बाधाओं को एक्सेसिबिलिटी बैरियर भी कहा जाता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। दोनों ही बहुत जरूरी है कि पहले तो क्या क्या एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स आती हैं दिव्यांग छात्रों के लिए, है ना। और दूसरा तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन से यूज होते हैं। तो पहले की इश्यूज पढ़ लेते हैं। क्या इश्यूज है? विजुअल इम्पेयरमेंट, अंधेपन या फिर लो विजन वाले छात्रों को मॉनिटर पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने में, ग्राफिक्स को समझने में या माउस कर्सर को ट्रैक करने में कठिनाई होने लगता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आता है। क्या इम्पेयरमेंट होता है? जिन छात्रों को सुनने में समस्या है वे वीडियो ट्यूटोरियल, ऑडियो नोटिफिकेशन या मल्टीमीडिया कंटेंट के निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे, तो समझेंगे कैसे। मोटर इम्पेयरमेंट, शारीरिक अक्षमता, हाथों की मांसपेशियों पर नियंत्रण ना होने या फिर पैरालिसिस रहने के कारण छात्र मानक जो भी कीबोर्ड है और माउस है उनका उपयोग नहीं कर पाते। उन्हें क्लिक करने या टाइप करने में भी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है कॉग्निटिव या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आती है। जैसे कुछ लर्निंग इम्पेयरमेंट भी होते हैं ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती है, जिसमें मेनली होता है डिसलेक्सिया या फिर ऑटिज्म जैसे स्थितियों में छात्रों को जटिल इंटरफेस दोगे, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस रहेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन रहा, या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो है उन सभी को समझने में परेशानी होता है, जो डिसलेक्सिया या फिर ऑटिज्म जैसे डिसेबिलिटीज किसी छात्र को है। तो इनएक्सेसिबल सॉफ्टवेयर डिजाइन, कई सॉफ्टवेयर और वेबसाइटें एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करती है, जिससे वे स्क्रीन रीडर के साथ काम नहीं कर पाती है। ये भी एक परेशानी आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि कुछ असिस्टिव टूल्स और सॉल्यूशंस हमने रखे हैं इनके लिए। जैसे डिसेबिलिटी, विजुअल टाइप का डिसेबिलिटी है,
तो स्क्रीन रीडर्स होता है एनवीडिया, या फिर मैग्नीफायर्स होते हैं, या फिर ब्रेल कीबोर्ड से होते हैं। इनका यूज करके विजुअल इम्पेयरमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, कैप्शंस लगा दो, सबटाइटल लगा दो, विजुअल अलर्ट्स लगा दो, तो बच्चे अगर नहीं भी सुन पा रहे हैं तो उन चीजों को समझ पाएंगे देखकर। अगर मोटर स्किल है, मतलब फिजिकली कुछ तरह से परेशानी है, तो उसके लिए स्टिकी कीज या की ट्रैकर्स या फुट स्विच या जॉयस्टिक्स वगैरह का यूज करेंगे। तो जो बच्चे जिनको माउस चलाने में दिक्कत है, कर्सर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर मतलब कर्सर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या कीबोर्ड चलाने में दिक्कत है, उनके लिए बेनिफिशियल। कॉग्निटिव में जैसे सिंपल यूआई या टेक्स्ट टू स्पीच या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, इस तरह के टूल्स भी यूज होते हैं, जिससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दूर हो सकता है। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और आज की वीडियो को लाइक करिए। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में ना अब ये बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है चीजें, है ना। तो आप वो देख सकते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, पहला स्क्रीन रीडर या सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर प्रदर्शित टेक्स्ट को स्पीच में बदल देता है। स्क्रीन रीडर है तो जो भी चीज वहां लिखा है, विजुअल इम्पेयरमेंट है ना, तो वो सुन तो पा रहा है बच्चा, है ना। तो एनवीडिया एनवीडिया जैसे सॉफ्टवेयर्स का आप यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है स्क्रीन मैग्नीफायर्स, ये स्क्रीन के विशेष हिस्सों को जूम करके दिखाता है, ताकि जो लो विजन वाले बच्चे हैं, है ना, लो दृष्टि वाले बच्चे हैं, वो भी आसानी से पढ़ सके। और दूसरा रिप्रेसेबल ब्रेल डिस्प्ले, यह डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन के टेक्स्ट को ब्रेल डॉट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे छूकर भी पढ़ा जा सकता है। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए क्या करें, तो कैप्शंस एंड सबटाइटल्स रख सकते हैं हम अपने वीडियोस में, विजुअल अलर्ट्स, है ना। सिस्टम बीप्स के स्थान पर विजुअल सिग्नल या फ्लैश का उपयोग कर सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, शिक्षक द्वारा बोली गई बात को रियल टाइम में टेक्स्ट में भी बदला जा सकता है, होते हैं कैप्शंस वगैरह में यूट्यूब में बात है। फॉर मोटर और फिजिकल इम्पेयरमेंट है तब क्या करें, तो अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस, जैसे कुछ स्टैंडर्ड माउस या कीबोर्ड के स्थान पर जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल्स या सिप एंड पफ सिस्टम्स का यूज कर सकता है। इससे मोटर या फिजिकल इम्पेयरमेंट एलिमिनेट हो सकता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स, स्क्रीन पर दिखने वाले कीबोर्ड्स जिसे माउस या आई ट्रैकर से चलाया जा सके, उन सब चीजों का यूज करें। स्टिकी कीज, उन छात्रों के लिए जो एक साथ दो कीज नहीं दबा पा रहे, यह फीचर उनके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। स्टिकी कीज, अगर वो उनको कॉग्निटिव या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज है तब, तो वर्ड प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, टाइपिंग के दौरान शब्दों का सुझाव देना, जैसे मोबाइल के कीबोर्ड में होता है ना, तो शब्दों का सुझाव आपको व्हाट्सएप वगैरह में मिल जाता है, वो हो सकता है। ये टेक्स्ट टू स्पीच, कठिन पढ़ने में कठिनाई, जैसे डायलेक्सिया वाले को होता है, पढ़ने में कठिनाई होता है ना, तो उन छात्रों के लिए लिखित सामग्री को सुनने का भी आप ऑप्शंस रख सकते हैं। ठीक, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण का माध्यम है, जहां हर तरह का छात्र एक साथ एक एनवायरनमेंट में बैठ के साथ में सीखेगा, साथ में पढ़ेगा। उसके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। एनसीईआरटी इन तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूल में बुनियादी ढांचे में विकास पर जोर है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उन पर सुधार करने का कोशिश कर रहा है, ताकि हर तरह का बच्चा साथ में बैठे, साथ में पढ़े, साथ में सीखे, साथ में समझे। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह दिए हैं। अब यहाँ पर ना मैंने इस तरह से रख दिया है एक समरी टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम के टाइम में काम आ सकता है ये। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है डिजिटल डिवाइड, कि डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं, शिक्षण और कंप्यूटर के उपयोग में जेंडर इशू कैसे प्रोवाइड। सबसे पहले डिजिटल डिवाइड बनाना, फिर बताना कि जेंडर इश्यूज कैसे आ रहे हैं। ठीक, तो डिजिटल डिवाइड का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सूचना और तकनीकी आईसीटी तक पहुंच और उपयोग में असमानता। ठीक है, यह अंतर आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों से हो सकता है। ठीक, तो जेंडर इश्यूज क्या आते हैं, डिजिटल डिवाइड के कारण बन सकते हैं ये जेंडर इशू। तो क्या क्या इशूज है, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो ग्रामीण और रूढ़िवादी क्षेत्र में रिसोर्सेज जो है वो केवल लड़कों को दिए जाते हैं, लड़कियों को नहीं, ये वाला दिक्कत है ना। पहला अधिकार पुरुषों का माने, मतलब स्मार्टफोन लेना है, अगर भाई और बहन है, मान लो 2 साल 3 साल का गैप भी है, तो अगर लड़के के लिए एक फोन लेके दे देंगे पर लड़की के लिए नहीं देंगे, ये वाला थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, एनसीईआरटी के अनुसार यह धारणा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं। ऐसा बोला जाता है, जब आप मैथ्स लेंगे 11th में, तो बोलेंगे भाई मैथ्स क्यों ले रही है, बायो ले आओ, नर्स बन जाएगी, ये बन जाएगी, वो बन जाएगी, ऐसा बोला जाता है समाज में आज भी, है ना। एजुकेशन गैप,
टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में छात्राओं का एनरोलमेंट छात्रों की तुलना में कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप कितने ही बड़े शहर में चले जाएँ, वहाँ पर देखिएगा जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे या इंजीनियरिंग वगैरह के सब्जेक्ट होंगे, वहाँ पर लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ कम होती हैं। और कई में तो ऐसा होता है कि वो जो एजुकेशन है, वो इंस्टीट्यूट है, वो लड़कों के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए होता ही नहीं है। ये भी दिक्कत। साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षा की चिंता महिलाओं को इंटरनेट के स्वतंत्र उपयोग से भी रोकती है ना? तो ये सब कारण हो सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, मैंने यहाँ पर बता दिया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इंक्लूसिव बनाने के लिए किन सामाजिक और तकनीकी सुरक्षाओं की आवश्यकता है, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक? तो जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशल रिफॉर्म के लिए सैनिटाइजेशन प्रोग्राम रख सकते हैं, जिसमें शिक्षकों और माताओं-पिताओं को जेंडर और दिव्यांगता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। रोल मॉडल्स जैसे कंप्यूटर विज्ञान में महिलाओं और दिव्यांग सफल व्यक्तियों जैसे कि स्टीफन हॉकिंग के योगदान को हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। अगर टेक्निकल रिफॉर्म करना है तो एक्सेसिबल डिजाइन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन के अनुसार बना सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं महंगे असिस्टिव सॉफ्टवेयर के स्थान पर इनका यूज कर सकते हैं। एडेप्टिव हार्डवेयर जैसे स्कूल में विशेष कीबोर्ड माउस और एडजस्टेबल फर्नीचर उपलब्ध कराए, जिससे छात्र कंफर्टेबली स्टिक को यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं, जैसे पहला बोल रहा है कि द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू आईसीटी एंड दोज हु डू नॉट एक्सेस, तो उनको क्या बोले, इन्हीं को तो डिजिटल डिवाइड बोलते हैं ना। कुछ जो आईसीटी को यूज कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, और कुछ जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में जो गैप है वही डिजिटल डिवाइड है। Which software is specially designed to convert text on a computer screen into spoken words from visual impaired users, ठीक है। वो क्या करेगा, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, साउंड में कन्वर्ट कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन रीडर, ठीक है, हमने पढ़ा था ऊपर। स्टिकी कीज ये किसके लिए यूज होते हैं, इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर प्राइमरली यूज्ड इन असिस्ट यूजर विथ, किसके लिए यूज होते हैं, तो ये मोटर इम्पेयरमेंट के लिए स्टिकी कीज यूज होते हैं, जिनको फिजिकली कुछ समस्या है, जो अच्छे से माउस नहीं पकड़ पा रहे, की नहीं पकड़, तो उनके लिए स्टिकी कीज होते हैं। Which of the following is a popular open source screen reader mentioned in ICT curriculum? कौन सा स्क्रीन रीडर है जो ओपन सोर्स है और पॉपुलर है, वो है एनवीडिया, ठीक है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। The concept of designing product and environment to be useful by all people to the greatest extent possible without the need of adaptation is, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रोवाइडिंग कैप्शंस या विजुअल अलर्ट इन सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्राइमरली हेल्प यूजर। जो कैप्शंस होते हैं, विजुअल अलर्ट्स होते हैं, वो किसको हेल्प करते हैं, किस एम्पायरमेंट में हेल्प करते हैं, तो हियरिंग एम्पायरमेंट अगर किसी को है तो वो देखकर तो ये काम मतलब चीजें नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। विच टेक्नोलॉजी अलाउ यूजर टू कंट्रोल द कंप्यूटर कर्सर बाय मूविंग देयर आईज, आईज का यूज करके इस तरह का, तो ये कौन सा होता है, ये आई ट्रैकर होता है, ठीक है, जिस तरफ वो देखेगा उस तरफ उसका कर्सर चला जाएगा। encouraging more girls to participate in science, technology, engineering and STEAM field aim to reduce, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो इनका इन सब्जेक्ट्स में जाएं, लेकिन वो नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, इनका इसका कारण है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, है ना, जेंडर रूढ़िवादिता के कारण नहीं जा पाती है, ये दिक्कत हो जाता है लड़कियों के साथ। तो ये क्विक रिवीजन टेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। जेंडर इश्यूज मैंने बता दिया है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, डिजिटल डिवाइड है, लैक ऑफ रोल मॉडल्स है। इसका सोल्यूशन है कि पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर जेंडर डिजिटल डिवाइड है तो जेंडर इनसेंसिटिविटी क्लास नहीं होना चाहिए, सेंसिटिविटी क्लास होना चाहिए। लैक ऑफ रोल मॉडल्स, तो आप रोल मॉडल्स को बुक में लेकर आओ। विजुअल एम्पायरमेंट, जैसे टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, तो उसके लिए स्क्रीन रीडर एनवीडिया या फिर जॉस टिक का यूज किया जाता है ना। मैग्नीफायर्स का यूज किया जाता है, ब्रेल कीवर्ड्स का। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुन नहीं पा रहा बच्चा, है ना, तो उसके लिए कैप्शन और सबटाइटल्स लगा सकते हैं, विजुअल अलर्ट्स लगा सकते हैं। अगर मोटर इम्पेयरमेंट है, चलाने में दिक्कत हो रही है कीबोर्ड और माउस को, तो उसके लिए स्टिकी कीज का यूज कर सकते हैं, कि एक साथ दो की दबाने में जरूरत है, स्टिकी की वो यूज कर सकते हैं। आई ट्रैकर की आंखों से कर्सर कंट्रोल हो जाए, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल का यूज कर सकते हैं हम। और कॉग्निटिव इश्यूज है, अगर मान लो उनको, कॉग्निटिव मतलब समझ में परेशानी, समझने में दिक्कत, ऐसा कुछ है, जानकारी को समझने में, पढ़ने में कठिनाई है, तो उसके लिए वर्ड प्रिडिक्शन इसका यूज कर सकते हैं, या टेक्स्ट टू स्पीच का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत डिटेल्ड वे में और क्वेश्चन और एमसीक्यूज और समरी टेबल के साथ इन चीज़ों को आपको समझा सकूं, थोड़ा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का यूज करके। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। क्या ये वीडियोज़, मेगा मैराथन वाले वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं? क्या इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है? अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो होगा वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है? इमर्जिंग ट्रेंड्स और एआई टूल्स का एक मैं पूरा कंप्लीट मैराथन लेके आऊँगी। उसमें भी मैं समरी टेबल, एमसीक्यूज़ ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। ठीक है? तो तब तक के बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए आज के वीडियोज़ को। धन्यवाद।